बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तुम तमाम वो बच्चे हो जिन्होंने अभी जो है वो अपना एएफसी के पेपर्स दिए, ऐसे ही है ना? अच्छा, और आई होप तुम में से मेजॉरिटी बच्चा वो है जो मतलब ए लेवल से आ रहा है या कॉमर्स पढ़ के आ रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं है ऐसे? अच्छा, आप लोगों के लिए ना फिर एक सेपरेट कोर्स भी चलेगा, ठीक है? और आप लोगों ने बिल्कुल अकाउंटिंग पढ़ी ही नहीं है, मतलब आज पहली पहली दफा अकाउंटिंग में बैठे हो तुम लोग, ऐसे ही है? अच्छा जी, ऐसे दोबारा हाथ खड़े करना, कितने लोग हैं? अच्छा, इसका मतलब है तकरीबन 12-15 लोग हैं। अच्छा देखो, आप लोग का एक सेपरेट कोर्स चलेगा, ठीक है? वो सेपरेट कोर्स होगा इस तरह के, आप लोग ये क्लासें भी चलती रहेंगी, इसमें हम अकाउंटिंग इतना डिस्कस नहीं करेंगे। हम पहले जो है वो जनरल चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। द मीन वाइल आप जो है वो काशिफ के साथ बेसिक अकाउंटिंग का हिसाब किताब देख रहे हो, ठीक है? तो तकरीबन कोई 30 घंटे का कोर्स है, वो आप लोगों ने गुजारना है, और उसके बाद फिर जो है वो आपने इस मतलब आपको फिर अकाउंटिंग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। शुरू में जो है वो हम कोशिश ये करेंगे कि मतलब ऐसी बात करें जो अकाउंटिंग और नॉन अकाउंटिंग दोनों स्टूडेंट्स को समझ आए, ठीक है ना? तो हम शुरू में तो इस तरह लेके चलेंगे चीजों को। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में जरा बता दूं। मेरा नाम अहमद रजा है और मैं गुलिस्तान जौहर में नहीं रहता, ठीक है ना? जब मैं कहता हूँ कोई हरामखोर पीछे से आवाज देता है कि मेरा नाम अहमद रजा है और मैं गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ, नहीं भाई मैं नहीं रहता, ठीक है ना? हाँ? अच्छा जी, मैंने जो है वो क्वालिफाई किया है सीए कोई 2008 में, और 2008 से लेके 2008 में क्वालिफाई किया सीए। मेरी आर्टिकल्स है केपीएमजी से। केपीएमजी बिग 4 फर्म्स में से एक है। वर्ल्ड वाइड केपीएमजी का तीसरा या चौथा नंबर है, पाकिस्तान में केपीएमजी दूसरे नंबर पे। इसके अलावा फिर जो है वो मैंने यूबीएल ज्वाइन किया है, यूबीएल फंड मैनेजर्स, और फिर यूबीएल फंड मैनेजर्स छोड़ के मैं आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स में एज हेड ऑफ ऑपरेशंस, और फिर उसके बाद मैं एक लिस्टेड एंटिटी का सीएफओ रहा हूँ, और उस इंडस्ट्री का मैं यंगेस्ट सीएफओ था। जो फाइनेंशियल सेक्टर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, मैं यंगेस्ट सीएफओ रहा हूँ। सीए क्वालिफाई करने के साथ साथ मैंने सीएफए, एक क्वालिफिकेशन है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की, एफआरएम, वो की हुई है। एक और क्वालिफिकेशन है जो ट्रेजरी से रिलेटेड है, एसोसिएट कॉर्पोरेट ट्रेजरर्स की, वो मैंने की हुई है। फिर 2013 से जो है वो हमने ये इदारा खोला है। वैसे तो मैं पढ़ा 2006 से रहा हूँ, जब मैं खुद 20 साल का था, उस वक्त से पढ़ा रहा हूँ मैं। 20-21 साल में मैंने तवानीस में पढ़ाना शुरू किया था, और उसके बाद से लेके फिर जो है वो 2013 में हमने ये इदारा खोला, और अल्लाह का शुक्र है कि अब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीए का कॉलेज है, कंसिडरिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इनरोल्ड है हमारे पास। और इस दफ़ा जब से ये ऑनलाइन सेटअप हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस दफ़ा 38 सिटीज़ से एडमिशन्स मिले, 38 सिटीज़ से एडमिशन मिले, विच इंक्लूड्स दुबई एंड सऊदी अरब टू, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो उनके बच्चे सीए कर रहे हैं, तो वो बच्चों को एग्जाम देने के लिए यहाँ भिजवाते थे, पढ़ाने के लिए यहाँ भिजवाते थे। अब जो ऑनलाइन हो गया तो वो वहीं बैठ के पढ़ भी रहे हैं और एग्जाम भी वहीं से दे रहे हैं, क्योंकि प्रॉक्टर एग्जाम्ड है तो वो वहीं से बैठ के दे रहे हैं। तो अच्छा है, ओवर द पीरियड जो है वो जो लोग अपने बच्चों को यहाँ की क्वालिफिकेशन दिलाना चाहते हैं, जो कि बहुत कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी पढ़ पाएंगे। और ऑनलाइन से जो है वो फायदा ये हो गया है कि मतलब अगर एक बच्चा नहीं आता क्लास में, और वो अपने टाइम से चीजें पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, ठीक है? लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है ऑनलाइन में, क्योंकि एक दफा जब आप ऑनलाइन में चीजें पढ़ना शुरू करते हो तो एक लेक्चर छूटता है, दूसरा छूटता है, तीसरा छूटता है, फिर आप एंड में आके कहते हो कि सर वो टोटल 150 लेक्चर्स हैं और 150 दिन है, तो एक एक करके पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, है? फिर आप कहते हो सर 70 दिन रह गए, 150 लेक्चर है, बस क्या होगा, एक दिन में एक की जगह दो लेने पड़ेंगे, हैं? फिर 50 दिन पे बात आती है, दो की जगह 3 लेने पड़ेंगे, और फिर बात यहाँ तक आती है कि अगली अटेम्प्ट में हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, इस अटेम्प्ट में तो हम जो है वो एक ही पेपर दे देते। तो ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा मसला भी है। तो खैर चलो यार, इस कोर्स को जो है वो हमने लेके चलना है इस तरीके से कि कोशिश करो कि फिजिकल आके क्लास, ठीक है ना? अनलेस कि आपके पास कोई बड़ी मजबूरी है तो आप ऑनलाइन ले लो, या आप शहर से बाहर हैं तो ऑनलाइन ले लें, ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि यार ये पूरे सीए का जो जितना सिलेबस है कैफ का, उसमें सबसे छोटा सिलेबस FAR1 का, ठीक है ना? सबसे कम टॉपिक्स हैं इसके अंदर, और लास्ट टाइम के मुकाबले में और सिलेबस जो है वो कटा है, छोटा हुआ। और लेकिन एट द सेम टाइम ये सिलेबस ऐसा है कि है बहुत छोटा, और यही एक रीजन बनता है कि लोग इसमें फेल ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप इसको फॉर ग्रांटेड लेते हो कि यार ये तो आता ही है,
तो बस 2-3 बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, वही देख के जाने, उसी से जो है वो 50 नंबर आ जाएंगे। तो पेपर में बहुत सरप्राइजेस मिलती है लोगों को, ठीक है ना। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं बहुत छोटे हैं, ऐसे इतने छोटे स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर ढंग से पढ़ा जाए 2 दिन में कवर हो जाए। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसमें डिटेल में चीजें देखनी है, लेकिन ओवरऑल कोर्स काफी छोटा है, ठीक है ना। और एक काम हमने शुरू से जो पिछले तकरीबन 3-4 अटेम्प्ट से हम करते आ रहे हैं, वो हम ये करते आ रहे हैं कि इसको एक तो पढ़ाते हैं हम लोग, फिर उसके बाद जो है हमारे मेरा जो असिस्टेंट है हुजैफा, वो आपको 100 सवाल 50 सवाल हर एक स्टैंडर्ड के और हर एक चीज की ना क्लास में कराएगा। क्योंकि आपको अगर मैं ये छोड़ दूं कि घर पे ये होमवर्क है घर पे देख लेना, तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा होता हूँ। क्योंकि मुझे पता है आप लोग घर जाके काम करते नहीं, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो ए लेवल 2 लेवल्स के बच्चे होते हैं, उनको टीचर जो है 50 सवाल भी देता है, ठीक है ना। कोई अहमद साया का स्टूडेंट हो तो ये कंफर्म भी कर देगा। किसी ने पढ़ा है अहमद साया से? हाँ, ये बच्चे कंफर्म करेंगे कि मेरी बेटी पढ़ रही है अभी, ठीक है ना। तो वो बताती है कि 50 सवाल 100 सवाल, तो अब मैंने इधर 4 सवाल दे दिया ना तो लोगों की नानी मर जाती है। फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे डिस्कशन हो रहा होता है कि इनको हमने जो है वो एक बोर्ड मीटिंग में बिठाया था और इनसे हमने पूछा है कि जी बताएं अगले साल अगले 5 साल में कंपनी जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, कंपनी का स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या होगा। सवाल क्या होगा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए दी होगी। तो मैं इस चीज पे ईमान नहीं रखता। होमवर्क दूंगा आपको, लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी जो है वो क्लास में करवाई जाएगी, ठीक है। अच्छा जी सर, इस कोर्स में है क्या हमारे पास? एक तो देखो इस कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो दिस इज नॉट ऑल अबाउट अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है जो मतलब एक अकाउंटेंट बैठ के अपने ऑफिस में कर रहा होता है। सेल्स हुई तो उसकी एंट्री पास कर ली, कोई चीज खरीदी उसको रिकॉर्ड कर लिया, कोई चीज बेची उसको रिकॉर्ड कर लिया, कोई चीज खराब हो गई उसको रिकॉर्ड कर लिया। ये अकाउंटेंट बैठ के कर रहा है। तो मुझे बताओ, जब साल का एंड आता है तो एक कंपनी के तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी शेयर होल्डर्स, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? कंपनी का आइडिया, एक बंदा अगर एक बिजनेस चलाता है, हम क्या कहते हैं उसको? सोल ट्रेडिंग बिजनेस है। 2 लोग मिल जाए तो पार्टनरशिप बन जाती है, ऐसा। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। जब 20 पार्टनर्स पूरे हो जाते हैं तो फिर आपको क्या बनानी पड़ती है? फिर आपको कंपनी बनानी पड़ती है, ऐसा। तो कंपनी में प्राइवेट कंपनी फिर बनती है, उसमें 50 की लिमिट है। फिर प्राइवेट कंपनी से और बड़ा बिजनेस चलाना है तो जैसे पीएसओ, सोल ट्रेडिंग बिजनेस है, पीएसओ जो है नहीं, फिर क्या है? पार्टनरशिप है नहीं, फिर क्या है? कंपनी है सर, पब्लिक कंपनी है, हजारों शेयर होल्डर्स है इसकी। शेयर होल्डर का मतलब मालिक, हजारों ओनर है इसके, सबके पास प्रॉफिट जाता है। अच्छा, पीएसओ का एक ओनर, एक शेयर होल्डर जो है ना, डॉक्टर भी है, एक शेयर होल्डर इंजीनियर भी है। उसको कैसे पता चलेगा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं है? कैसे? अकाउंटेंट उसको लाके वो लेजर दिखा दे कि भाई हमने ये सारा हिसाब किया और ये इतने रुपए, और नहीं, हमने उसको बिल्कुल आसान अल्फाज में चीजें बतानी है, बिल्कुल आसान अल्फाज में, ऐसे अल्फाज में जो एक नॉन अकाउंटेंट समझ सके। वो लैंग्वेज कहलाती है रिपोर्टिंग की। तो अकाउंटिंग आपका अकाउंटेंट करेगा, आपको क्या करना है? रिपोर्टिंग सीखनी है, यानी पूरे रिजल्ट्स को इतना आसान तरीके से प्रेजेंट करना है कि लोगों को वो क्या हो, समझ आ जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी आपने किसी बैंक के अकाउंट्स देखे, बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे? देखे? कितने लोगों ने देखे? अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ। हर कंपनी ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है ना। आप हबीब बैंक के अकाउंट्स उठाओ, आप फैसल बैंक के अकाउंट्स उठाओ, आप मीजान बैंक के अकाउंट्स उठाओ, आपको आइडेंटिकल मिलेंगे। नंबर्स अलग अलग होंगे लेकिन फॉर्मेट सारा क्या होगा? सेम। क्यों? इजी टू कंपेयर। अगर आपको दो चीजें एक ही फॉर्मेट पे मिले तो आपके लिए कंपैरिजन क्या हो? आसान हो। तो हम जो रिपोर्टिंग पढ़ेंगे वो रिपोर्टिंग आपको दो चीजें सिखाएगा कि आप अपने रिजल्ट्स को कैसे प्रेजेंट करोगे ताकि सारे लोगों का रिजल्ट्स क्या हो, एक जैसा हो, फॉर्मेट एक जैसा हो, और सर यूजर को अंडरस्टैंडिंग आसान हो सके। तो सर हमने क्या सीखना है? हमने अकाउंटिंग नहीं सीखनी, हमने क्या सीखनी है? इसमें रिपोर्टिंग सीखनी है। देखो अकाउंटिंग इसका, ये अकाउंटिंग का सेकंड पेपर है। अकाउंटिंग का एक पेपर पीआरसी में, वो बेसिक अकाउंटिंग है, डेबिट क्रेडिट आपको सिखाते हैं उसमें, बैंक रिकंसिलिएशन कैसे बनाते हैं, इस तरह की चीजें सिखाते हैं। इस पेपर में आप डिटेल अकाउंटिंग भी सीखोगे और मेन एस्पेक्ट आप क्या सीखोगे? रिपोर्टिंग, यानी अकाउंटिंग के रिजल्ट्स को आम लोगों के लिए आसान बना के कैसे पेश किया जाएगा। क्लियर है? ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन रीड कर सके? एक डॉक्टर भी रीड कर सके, एक इंजीनियर भी रीड कर सके, ऐसा। अच्छा जी, दूसरा सर इसके लिए प्री रिक्विजिट है, आपको इस कोर्स
ये कोर्स आएगा जब आपको डबल एंट्री आती हो। डबल एंट्री आप में से कुछ लोगों को नहीं आती, ठीक है जी। तो आप लोगों ने अभी बेसिक अकाउंटिंग का कोर्स काशिफ के साथ शुरू करना है, ठीक है। वो आपका कल से हम क्लासेस लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं शुरू में ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जिसके लिए डबल एंट्री की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन डबल एंट्री आनी चाहिए। सर ये पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्यों कह रहा हूं? आपने तो कहा कोर्स बहुत छोटा है, लेकिन सवाल टेक्निकल आते हैं। जहां कोर्स छोटा होता है तो फिर आई कैप कोर्स में अगर विड्थ नहीं है तो वो कोर्स की फिर से डेप्थ में जाके जो है वो जलील करता है लोगों को। तो चीजें आती है मुश्किल, सवाल मुश्किल आते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी सर, एक स्टेप हम और आगे जाएंगे जनाब। सर हमारे पास के रिजल्ट्स क्या रहे हैं? सर ये रिजल्ट्स हैं हमारे 40। ये अच्छा, ये रीसेंट रिजल्ट्स हैं थोड़े, ठीक है। ये हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, लेकिन अगर आप देखें तो रीसेंट रिजल्ट्स में कोई भी रिजल्ट अराउंड 30% से नीचे नहीं है। यानी हर तीसरा बंदा पास हो जाता है, हर तीसरा बंदा। मतलब इस रो में 5 लोग बैठे हैं तो 1.5 आदमी पास हो गए हैं, ऐसा है नहीं है। लेकिन इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो पेपर की फी जमा कराते हैं और अटेम्प्ट नहीं देते। तो आप इसको कह लें कि ये थोड़ा सा और ज्यादा होगा रिजल्ट, लेकिन आप ये देख लें कि इसमें 51% का रिजल्ट भी है। 51% का रिजल्ट समझते हो? बीकॉम और इंटरमीडिएट का रिजल्ट इतना ज्यादा नहीं होता, मैट्रिक का रिजल्ट इतना ज्यादा नहीं होता। मैट्रिक का रिजल्ट भी कोई 34-35% होता है, 40% होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। 51% रिजल्ट बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। और आप देखें तो एक अटेम्प्ट ऐसी भी आई थी कि उन्होंने कहा बस आपको 3 कलमे याद हो तो हम आपको पास कर देंगे, ठीक है जी। 57% रिजल्ट, तो इसका मतलब है इस पेपर में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है जी। अब 30, 40, 50, 30, 40, अभी भी जो रिजल्ट आएगा वो भी अराउंड कोई 32-35% का रिजल्ट होगा, ठीक है जी। तो पेपर को पास करना रीजनेबली मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन अगेन जो 40% पास हुए तो 60% फेल भी हुए, ऐसा ना। तो उन्होंने क्या गलती की थी? उनमें से मेजॉरिटी फेल होता है 40 मार्क्स प्लस पे, 40 नंबर लेने के बाद फेल होता है मेजॉरिटी बच्चा। क्यों? कुछ चीजें बहुत अच्छी पढ़ ली, कुछ चीजों को हाथ ही नहीं लगाया, पेपर देने चले गए। इसका पेपर बड़ा प्रेडिक्टेबल होता है, सबको पता होता है हर एक स्टैंडर्ड चैप्टर जो किताब में मौजूद है सब पे एग्जामिनर सवाल बनाएगा। आज मैं फेसबुक पे एक वो गेस्ट पेपर डाल दूं ना कि मेरे हिसाब से ये स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, 100% होंगे वो, क्योंकि 12 टॉपिक्स हैं, 11 से वो सवाल पूछेगा। कोई एक आध ऐसा बदनसीब टॉपिक होता है जो वो छोड़ देता है, ठीक है जी। तो इसका पेपर बड़ा प्रेडिक्टेबल है, कोई चीज छोड़ के जाओगे नुकसान जरूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक चीज छोड़ के गए वो आई नहीं, ये नहीं होगा। छोड़ के जाओगे कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे रिजल्ट है सर। फिर हमारे पास सर कोर्स में इसमें तीन एरियाज हैं टोटल, ठीक है जी। पहला एरिया हमारे पास सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये 40 से 50 मार्क्स का एरिया है, ठीक है जी। इन 40 से 50 मार्क्स में सिर्फ ये 4 टॉपिक्स हैं बस। ये आप अपने पास नोट भी कर रहे हो, लिखते भी जा रहे हो। इन 40 से 50 मार्क्स के अंदर सिर्फ ये 4 ही टॉपिक्स हैं। लिखते जा रहे हो, शाबाश। ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? कर लिया कॉपी? सर ये जो टॉपिक है ये वाला, ये अप टू 20 मार्क्स टेस्ट होगा, ठीक है जी। ये अप टू 20 मार्क्स टेस्ट होगा, ये अप टू 20 मार्क्स टेस्ट होगा सर, ये भी अप टू 20 मार्क्स टेस्ट होगा। जनरली ये दोनों टॉपिक मिला के आएंगे,
ये दोनों टॉपिक मिला के आएंगे, ठीक है जी। ये सारे 20 नंबर वाले टॉपिक हैं, लेकिन आमतौर पे ये दो टॉपिक जो है ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसका एक ही सवाल बनता है, ठीक है जी। तो इफेक्टिवली ये 3 टॉपिक्स हैं, 4 नहीं, ठीक है। ये कॉपी करते जा रहे हो ताकि तुम्हारे पास एक ट्रेल मौजूद हो कि यार कितनी चीजें कवर हो गई हैं और कितनी बाकी हैं, जैसे जैसे हम कवर करते जाएंगे। मर्जी है तुम्हारी उम्मीद, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर तुमने पुराने बैच में क्लासेस मिस की हैं तो तुम वहां जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी देख सकते हो, इक्वली गुड जी। बढ़े हम आगे, कर लिया कॉपी सर। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड रेशोज, ये 10 से 20 मार्क्स से बहुत छोटा सा एरिया है, इसमें है ही टोटल 2 के करीब टॉपिक्स, और दो टॉपिक्स हैं इसमें, रेशियोज और फ्रेमवर्क। ये मैक्सिमम 8 नंबर का आएगा, ठीक है जी। ये अप टू 20 मार्क्स आ सकता है। इसके मैक्सिमम 8 नंबर है, ठीक है जी। इसके मैक्सिमम 8 नंबर है और ये अप टू 20 आ सकता है। मार्क्स भी बराबर में लिखते रहो ताकि तुम्हें याद रहे कि भाई इस टॉपिक के अंदर मेहनत किस लेवल की करनी है। जी बड़े हम आगे। सर ये नॉन एसटीडी क्या है? नॉन स्टैंडर्ड, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना, जिसपे कोई लॉ नहीं है। चलो जी बड़े हम आगे, बढ़ जाएं। अच्छा जी, सुनिएगा दोस्त, थर्ड और लास्ट हमारा एरिया अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, ठीक है जी। इसके अंदर हैं स्टैंडर्ड्स काफी सारे। ये 35 से 45 नंबर का एक लंबा चौड़ा एरिया है सर, इसमें आएंगे ये स्टैंडर्ड सारे हमारे, ठीक है। एक स्टैंडर्ड इसमें और ऐड कर दो, वो है IAS 33, अर्निंग्स पर शेयर जी। अच्छा सिर्फ टॉपिक लिख रहे हो तुम लोग, हाँ इसमें है क्या वो भी तुम लोगों, कुछ लोगों को तो पता होगा, बाकी लोगों को पता नहीं होगा, टेंशन की जरूरत है, सिर्फ लिखो इसको, नोट कर लो। सर ये पूछा जा सकता है अप टू 20 मार्क्स, ठीक है जी। इसके मैक्सिमम 8 मार्क्स हैं, 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 और इसके भी मैक्सिमम 8 मार्क्स हैं। देखो यहां से आना है 40 मार्क्स का एरिया, 5 स्टैंडर्ड्स हैं, हर एक चीज टेस्ट होगी इसमें, 8 8 6 6 5 5 नंबर की हर एक चीज टेस्ट होगी, ठीक है ना। जी मेरे बच्चों, अच्छा जी बड़े हम आगे दोस्त, ये था हमारे पास सर टोटल कोर्स। और फिर उसके आगे जो है वो ये फजूल बातें कि आप लोगों ने जो है वो कहाँ फेल होते हैं, और हर एक बंदे का सिनेरियो अलग होता है, ठीक है ना। ये हम अपने लेक्चर में तो डालते हैं, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि हर बंदा अपने हिसाब से चलता है। कुछ लोग होते हैं जो कॉन्स्टेंटली काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है जी, हर रोज जो क्लास में कवर होता है वो जाके घर पे देख रहे होते हैं। कुछ होते हैं मेरी तरह, वो एंड में जाके चीजें देखते हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं बताऊं ये बड़ी रिस्की स्ट्रेटेजी है। हर दफा मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह अगली दफा ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये कि मैं एंड तक यही करता रहा, तो एक आदत नेचर बन गई। अभी भी यही होता है, जब तक काम सर पे नहीं आता काम नहीं करते। हम में से मेजोरिटी लोग ऐसे, कितने लोग ऐसे हैं जो साथ साथ चलाते हैं चीजों को,
ये लड़के ही होंगे, 2-3 लोग। गुड यार, वेरी गुड। बाकी हमारी तरह होते हैं। मैंने कैफ के 5 पेपर्स एक अटेम्प्ट में पास किए और आखिरी के सिर्फ 21 दिन पढ़ गए, ठीक है ना, 21 दिन पढ़े और 5 पेपर्स एक साथ पास किए। हाँ, वो हो गया पास, ठीक है। लेकिन उसमें मुझे कुत्तों वाला काम करना पड़ा और रोज मैं अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, इस दफा बचा ले खाली, ठीक है ना। लेकिन मैं फाइनल में भी यही काम किया। यहाँ तक कि जब मेरा एक पेपर रहता था क्वालिफाई होने में, उसमें भी जो है वो मुझे छुट्टियां दी कंपनी ने 12 दिन की, तो मैं 4 दिन के लिए इस्लामाबाद घूमने चला गया। मैंने कहा एक हफ्ते में आगे पढ़ूंगा, निकल गया वो। खैर सीएफए भी ऐसे ही निकला। सीएफए का मैं लेवल 1 का पेपर देने गया तो मेरा दोस्त साथ था, हम दोनों ने सीए क्वालिफाई साथ किया था। तो रीजेंट प्लाजा पे उसके पेपर होते हैं, तो हम बाहर खड़े हैं, तो मैंने उससे पूछा तूने कितने सवाल अटेम्प्ट किए ना, एमसीक्यूज पे पेपर होता है, 6 घंटे का पेपर होता है सीएफए का। तो उससे मुझे कहा मैंने 4000 सवाल किए। मैं तो चुप ही हो गया। उसने कहा तूने कितने किए? मैंने कहा मैंने 60 किए टोटल। निकल गया पेपर वो भी, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा ऐसा बंदा हूँ जो मतलब इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आखिर में पढ़ने का फायदा ही होता है, आपको रिवीजन नहीं करना पड़ता। लेकिन ये सही स्ट्रेटजी नहीं है, जलील हो जाओगे बेटा। पढ़ो शुरू से। देखो मैं एक बात बताऊं, जितनी चीजें तुम लोग कराई जाएंगी सिर्फ घर जाके जितना टाइम क्लास में दे रहे हो ना, उसका आधा टाइम आपने घर में देना। एंड में चीजें जो है ना वो पाइल अप नहीं होंगी, ठीक है जी। तो सर कुछ चीजें जो मैं जिस पे डिस्कस करना चाहूंगा। अच्छा देखो, कुछ कुछ ऐसे एरिया होंगे जिसमें जिसमें जो है वो लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेंगे कि पहले ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है। एग्जामिनर आएगा, वो सवाल उल्टा पूछेगा, वो तुम्हें जवाब दे देगा और कहेगा चलो रिवर्स जाओ, ठीक है जी। तो अल्लाह के वास्ते इस चीज से अपने आप को जरा दूर रखना। हर एक सवाल अलग होगा, हर एक सवाल की लॉजिक अलग होगी, हर एक सवाल का क्राइटेरिया और आप निकालोगे क्या। सी, मैं मेरे पास एक बंदा आया जो एसीसी क्वालिफाइड था कंपनी में, तो मैं रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी हेड करता था कंपनी का। तो मैंने उसको कहा 4 स्टॉक्स है, इसका बीटा निकालो। तो मेरा मुंह देख रहा है, सर बीटा तो गिवन होता है। मैंने कहा कहाँ गिवन होता है? सर उसने कहा एसीसी के हमने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर दिए उसमें बीटा गिवन होता है। तो बस फिर वही मर गया सब कुछ। फिर उसको मैंने सिखाया कि बीटा कैलकुलेट होता है, बेटा गिवन नहीं होता। क्या अल्लाह उतारता है बीटा जमीन पे? है नहीं उतारता ना, इंसान ही कैलकुलेट करता है ना। तो यार ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ना जरा सा इज्तिनाब करना, ठीक है जी। दूसरा ये कि एक बीमारी लोगों को ये भी होती है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, हर एक सवाल उठा के कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बस सॉल्यूशन देख के याद किए जा रहे हैं। क्या अब ऐसा आ गया तो इंशाल्लाह पूरा करके आऊंगा। लास्ट 5 अटेम्प्ट याद करके जाओ। आवाज आ रही है मेरी? लास्ट 5 अटेम्प्ट मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? आई कैप का एग्जाम में पता है क्या करता है, पिछली 5 अटेम्प्ट के पेपर्स उठाता है और देखता है कि मैंने इसमें से क्या नहीं पूछा, मैं वो पूछ लूं। और हमारे यहाँ के जो है ना वो बेवकूफ लोग क्या करके जा रहे होते हैं, वो लास्ट 5 अटेम्प्ट के पर्चे करके जा रहे होते हैं कि इंशाल्लाह इसी में से कुछ आ जाएगा। वो कहता है कि जी जो लास्ट 5 अटेम्प्ट में मैंने पूछ लिया वो अब इस अटेम्प्ट में नहीं पूछूंगा। वो करता है इसी तरह। आप अगर ऑडिट वगैरह के पेपर उठाएं तो आप आज बैठ के गेस्ट पेपर बना सकते हो। लास्ट 5 अटेम्प्ट के पेपर सामने रखो, जो चीज नहीं आई है उस पर डबल मेहनत करो और जो चीज आ चुकी है उस पर एक दफा मेहनत करो। क्योंकि आई कैप की ये हिस्ट्री रही है कि वो पूरा कोर्स जो है ना, वो पूरा का पूरा कोर्स, या तो खैर इसमें तो छोटा कोर्स है, हर एक चीज पूछी जाएगी, लेकिन जब कोर्स बड़ा होता है तो वो ये कोशिश करता है कि 4 अटेम्प्ट के अंदर पूरा का पूरा कोर्स, हर एक एस्पेक्ट उसका एक दफा एटलीस्ट टेस्ट जरूर हुआ, ठीक है जी। तो अगर उसने एक अटेम्प्ट में से 30-40% कोर्स टेस्ट कर लिया है तो फिर सीधी सी बात है अगली अटेम्प्ट में बाकी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन सर यहां पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि कॉन्सेप्ट जमा करना, प्रैक्टिस इतनी कर लेना कि कॉन्सेप्ट तुम्हारे पॉलिश हो जाए, हाथ तुम्हारा चल रहा हो। लेकिन खाली प्रैक्टिस पे रिलाय करना दुनिया का सबसे फजूल तरीन काम है। ये मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं तो तुम लोग जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो वो प्योरली प्रैक्टिस बैकग्राउंड है। यानी आप उठा के देखें ना ए लेवल्स के बच्चे को, मैंने पढ़ाया ना ओ लेवल्स के लोगों को, तो आप उनको सवाल कराएं, फिर उसी जैसा सवाल दें, फिर उसी जैसा सवाल दें, फिर उसी जैसा सवाल दें, वो ट्रेन हो जाते हैं एक तरीके के सवालों को हैंडल करने के लिए, ठीक है जी। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां हर सवाल उठाओगे सवाल का नक्शा ही तब्दील होगा। तो अल्लाह के वास्ते अपना दिमाग इस्तेमाल करना,
रात दिन की अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना लोगों की कि अच्छा ये सवाल इस तरह है, मैंने इस तरह का सवाल किया हुआ है और उसका जवाब ऐसा था। नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, प्रैक्टिस इतनी कर लेना कि चीजें तुम्हारी जो है वो कॉन्सेप्ट को पॉलिश कर दे बस। ठीक है जी। अच्छा जी सर, एक आपको किताब मिलेगी जिससे आपने जो है वो सारा हिसाब किताब करना है, वो आरटीटी आपको खुद प्रोवाइड करेगा। बाकी FAR1 का ग्रुप होगा। ये सारी बातें करने के बाद हम डायरेक्ट अपनी पढ़ाई पे आते हैं। ठीक है जी, ये फजूल बातें हैं सारी। ठीक है जी, एट द एंड ऑफ द डे जो चीज काउंट करेगी वो, अभी थोड़े टाइम में इंशाल्लाह आप जो है वो CA फाइनल में होगे और हो गए ना इंशाल्लाह। CA फाइनल का एक सवाल कितना बड़ा होता है दिखाऊं? ये एक ही सवाल है, पहुंच जाओ ऊपर। ये सवाल यहां से शुरू हुआ, ये एक ही सवाल है। ये उसकी एडजस्टमेंट नंबर 2, ये उसकी एडजस्टमेंट नंबर 3, ये उसकी एडजस्टमेंट नंबर 4, ये 5, ये 6। ठीक है ना? तो आने वाले ये दिन भी, अभी तो तुम्हें थोड़ी खिलाएंगे पिलाएंगे यार, घुमाएंगे फिराएंगे तुम्हें। चलो जी, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है किताब। चलो इसको तो हम यही कर लेते हैं अभी। अच्छा जी, मुझे एक चीज ये बताओ सर, अगर मैं आपसे बड़ी बेसिक से एक बात पूछूं कि मेरे पास एक एक कार है। ठीक है जी, और सुनना, जिसको अकाउंटिंग आती है नहीं आती है कोई जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की, बस एक कार है मेरे पास। ठीक है जी, ये कार मैंने खरीदी है 100 रुपए की। कितने की? 100 रुपए की। इस कार की लाइफ 5 साल है। कितने साल है? 5 साल। मुझे एक बात बताओ, एक गाड़ी 5 साल चलेगी, 5 साल के बाद क्या होगा? मैंने कहा 5 साल के बाद ये गाड़ी खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये गाड़ी उठा लेगी, हमें बेचने नहीं देगी। इसकी 5 साल के बाद कोई रेजिडुअल वैल्यू, अच्छा रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? बची हुई वैल्यू। ठीक है, ऐसी कोई बची हुई वैल्यू नहीं होगी। डन। एंड पे ये किसी काम नहीं आएगी, 5 साल में कंज्यूम हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं तुमसे वैसे ही पूछूं कि ये गाड़ी हर साल एक जैसी चलती है, कुछ गाड़ियां होती है ना शुरू में बहुत अच्छा चलती है, बाद में कचरा चलती है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये गाड़ी सारे सालों में कैसे चलेगी? एक जैसे चलेगी, एक जैसा बेनिफिट देगी हमें 500 सालों में। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 साल गाड़ी चल गई, तो बताओ इसकी वैल्यू में कितनी उसूलन कमी आनी चाहिए? 20 रुपए। कैसे? 100 रुपए का एसेट है, 5 साल चलेगा, इसका मतलब है हर साल ये 20 रुपए की वैल्यू लूज करेगा। क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने पहले साल गाड़ी 20 रुपीज की कंज्यूम कर ली, ऐसा? तो बताओ मेरे पास गाड़ी कितने की रह गई? 80 रुपए की रहेगी। कितने रुपए की गाड़ी इस्तेमाल हो गई? 20 रुपए की गाड़ी इस्तेमाल हो गई, चल गई गाड़ी भाई, बेनिफिट दे दिया उसने। फिर अगले साल ये मजीद 20 रुपए की चल गई। अब बताओ कितना बेनिफिट दे चुकी है ये? 40 रुपए का बेनिफिट दे चुकी है ये गाड़ी, और इसमें अभी भी कितना बेनिफिट मौजूद है? 60 रुपए का बेनिफिट मौजूद है। ठीक है जी, अब कितने साल चलनी है इससे? 3 साल चलना है। ये गाड़ी हम इस्तेमाल कहां कर रहे हैं? ये गाड़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ओबर करीम में। ठीक है, हम चलाते हैं और हम क्या कमाते हैं इससे? रेंट कमाते हैं, फेयर कमाते हैं, ऐसा? 60 रुपए की गाड़ी बाकी है, ऐसा? हमें दोस्त ने आके कहा कि सर आपको पता है जो गाड़ी आप चला रहे हो ना, अब अगर इसको जाके मार्केट में आप बेचो, क्या करो? मार्केट में आप इसको जाके बेचो तो कचरे के दामों बिकेगी। मैंने कहा क्यों? उससे कहा सर जो आपके पास ये गाड़ी है ना, ये बहुत पेट्रोल पीती है, इसका माइलेज बहुत कम है। ठीक है जी, और सर बिगाड़ डिजाइन की बनी हुई है। ठीक है जी, खर्चा बहुत देती है, मेंटेनेंस बहुत है इसकी। आप पता करो मार्केट में जाके, ये 60 रुपए की नहीं बिकेगी। आपने अपने पास इसको कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है? 60 रुपए पे रिकॉर्ड किया, ये 60 रुपए की नहीं बिकेगी। अच्छा, मैंने वाकई जाके पता किया तो मुझे पता चला कि इसकी फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू वाकई 40 रुपए हो चुकी थी, या से 45 रुपीज हो चुकी थी। कितने? अब बताओ मेरी बुक्स में गाड़ी कितने पे आ रही है? मेरे हिसाब से गाड़ी 60 रुपए की बाकी है। 40 रुपए की मैं गाड़ी इस्तेमाल कर चुका हूं, 60 रुपए की गाड़ी बाकी है। लेकिन सर मार्केट में इसकी क्या वैल्यू चल रही है? 45। मुझे टेंशन होना शुरू हो गई कि वाकई इसकी गाड़ी की वैल्यू तो 45 हो गई, जाके अगर बेचूं तो कितने की बिकेगी? 45 की। तो मुझे ये भी बताया गया साथ में कि जब आप इसको बेचने आएंगे ना, तो आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे,
आपको टैक्सेस वगैरह देने पड़ेंगे, आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा कॉस्ट टू सेल के नाम पे, आपको 5 रुपए का कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे जिसको आप बेचोगे, एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है जी, कुछ लीगल फी वगैरह वो आपको देनी पड़ेगी। ये गाड़ी आपको नेट कितने रुपए देके जाएगी? अच्छा, मेरे हिसाब से गाड़ी कितने की है इस वक्त? 60 की। मार्केट क्या कह रही है? 45 रुपए की बिकेगी 5 रुपए का खर्चा करने के बाद। तो बताओ सर, मेरे हिसाब से ये गाड़ी 60 की है, मार्केट कह रही है कि इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 40 रुपए। यानी इसको अगर आज मैं बेचने का इरादा करूं तो मुझे सिर्फ कितने पैसे मिले? अच्छा, मुझे टेंशन शुरू हो गई किस चीज की, कि यार मेरे पास जो एसेट मौजूद है इतने का तो एसेट बिकेगा नहीं, इतने तो पैसे मिलेंगे नहीं। अच्छा, जब मैं ये सोच रहा था तो अगली अगली चीज मेरे जहन में क्या आई? मैंने कौन सी बेचने के लिए ली है गाड़ी? मैंने तो चलाने के लिए ली है, मुझे क्या टेंशन है, मुझे तो बेचना नहीं है। तो मैंने सोचना शुरू किया कि जब इतनी अच्छी गाड़ियां मार्केट में आ चुकी हैं कि मेरी गाड़ी की वैल्यू गिर गई है, तो सीधी सी बात है मेरे कंपेटिटर्स जो हैं उनके पास अब गाड़ी अच्छी होगी, वो आएंगे, वो कम फेयर चार्ज करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं? ज्यादा फेयर चार्ज कर रहा हूं क्योंकि मेरी गाड़ी की मेंटेनेंस महंगी है, माइलेज कम है। तो ये होगा कि आइंदा आने वाले सालों में, 3 सालों में, मैं जो टोटल इनकम कमाऊंगा इस गाड़ी से, क्या कमाऊंगा? कैसे कमाते हैं हम इनकम इस गाड़ी से? फेयर लेते हैं सर, ऐसा लोगों से फेयर लेते हैं। हमारा अंदाजा है कि जो टोटल फेयर हम इस गाड़ी से लेंगे अगले 3 सालों में, दैट इज वैल्यू इन यूज, जो टोटल बेनिफिट हमें मिलेगा वो होगा को 50 रुपए का। कितने का? अब मेरी टेंशन हो गई डबल। चलाऊं तो कितने मिले? अगर गाड़ी को चलाता रहूं तो 3 सालों में क्या मिलेगा? 50 रुपए का फेयर मिलेगा। बेच दूं तो कितने रुपए मिले? 40 मिले। इन दोनों सूरतों में मुझे नजर आ रहा है कि 60 रुपए रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाड़ी कितने की है? अभी भी 60 रुपए की है। मार्केट कह रही है गाड़ी आपकी 40 रुपए की है, और दिल कह रहा है कि सर आइंदा आने वाले दिनों में मैं इसको इस्तेमाल भी करूं तो मैं जो टोटल फेयर इकट्ठा कर पाऊंगा वो कितना कर पाऊंगा? 50 रुपए का। क्या आप अभी भी इस गाड़ी को सही वैल्यू पे रिकॉर्ड करके बैठे हैं? नहीं। क्या लग रहा है आपकी गाड़ी मैक्सिमम कितना पैसा देके जाएगी? आप मैक्सिमम कितना पैसा देके जाएगी? सर आप इसको चला लें तो 50 मिलेंगे, बेच दे तो 40 मिलेंगे। तो एक बंदा जो मुंह से रोटी खाता है, अकलमंद है, ठीक है जी, पागल नहीं है, वो इसको चलाएगा या बेचेगा? चलाएगा। कितने कमाने के लिए? फिर भी 50 कमा भी ले तो 60 तो रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रहे ना। तो 50 रुपए को मैं क्या नाम दे रहा हूं? 50 रुपए को मैं नाम दे रहा हूं रिकवरेबल अमाउंट, यानी मैक्सिमम अमाउंट जो इस एसेट से में रिकवर हो सकती है, इस गाड़ी से रिकवर हो सकती है। मुझे बताओ, क्या ये गाड़ी 60 रुपए पे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना और लोगों को बताना कि हमारे पास जो गाड़ी है वो 60 रुपए की, सही बात होगी? आपको नहीं लगता हम लोगों को धोखा दे रहे होंगे ऐसा? तो मुझे बताओ, हमारी गाड़ी पे लॉस हो गया हमें कितने का? कितने रुपए का लॉस हो गया? 10 रुपए का। मैं कहूंगा भाई मेरी गाड़ी 60 की नहीं है बल्कि 50। बेटा आवाज आ रही है? यार इसको बुलाना जरा, बच्चे को, कोई चल रहा है। क्या मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, कहां से तुम लोगों ने मिस किया है? रिपीट कर देना, कोई मसला नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर आ रही है आवाज? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इस एसेट से, एसेट में कहता हूं जो भी चीज हमारे पास मौजूद है, सर इस गाड़ी से आपको कितने पैसे रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं? मैक्सिमम 50 रुपए। 50 रुपए रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। 60 तो नहीं रिकवर हो रहे ना? कितने रुपए आपको लूज होते हुए नजर आ रहे हैं?
सर 10 रुपए, तो सर मुझे बताएं मेरे पास 10 रुपए का लॉस, 10 रुपए का लॉस ये बता रहा है कि गाड़ी मेरी बुक्स में 60 रुपए की है। चलो जी, आपने हर साल 20 रुपए लेस क्यों किया है? अगर एक गाड़ी 5 साल चलेगी, 100 रुपए की वैल्यू है, तो हर साल कितनी वैल्यू लूज करेगी? कितने रुपए की गाड़ी चल जाएगी? एक चीज 100 रुपए की, हर साल मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, 5 साल तक चलेगी, तो एक साल में कितनी वैल्यू लूज करेगी? 20 रुपए। तो हमने 2 सालों में, अच्छा जी हम दोबारा डिस्कस कर रहे थे। सर मुझे बताओ वैल्यू इन यूज का क्या मतलब है? चला के कितना पैसा जनरेट करेंगे हम इस एसेट से? सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का क्या मतलब है? अगर अभी मैं इसको मार्केट में ले जाके बेचूंगा तो कितने पैसे मिलेंगे? तो मुझे बताओ सर, एक प्रूडेंट बंदा इसको चलाएगा या बेचेगा? सर इसको चलाएगा, और चलाने से क्या कमाएगा? 50 रुपए, लेकिन इसके बावजूद 100 रुपए रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद 100 रुपए रिकवर होते हुए नजर, सॉरी 60 रुपए रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सर मुझे कितने रुपए का लॉस होते हुए नजर आ रहा है? सर 10 रुपए का। ये 10 रुपए का लॉस क्या कहलाएगा? इंपेयरमेंट कहलाएगा। इसका मतलब है इंपेयरमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? एक हमें चाहिए एसेट कितने रुपए का हमारी बुक्स में, ठीक है जी, इसको हम क्या कहेंगे? बुक में जो वैल्यू है, क्या कहेंगे? यानी बुक वैल्यू। क्या कहेंगे? बुक वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? 60। टू यानी मार्केट में कितने का जाएगा खर्चा करने के बाद? कॉस्ट टू सेल कितने जी? 400 रुपए। और हमें क्या चाहिए होगा? और हमें चाहिए होगा वैल्यू इन यूज, यानी चलाएं तो कितने पैसे मिले? 50 रुपए मिले। बताओ चलाएं या बेचें? सर इन दोनों में से हायर कौन सा है? 50 रुपए। ये क्या कहलाएगा? रिकवरेबल अमाउंट। ऐसा। अब मेरे बच्चों, अगर मैं देखूं तो मुझे 60 रुपए रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रहे, मुझे कितने रुपए का लॉस होता हुआ नजर आ रहा है? 10 रुपए का। ये 10 रुपए का लॉस क्या कहलाएगा? क्या बता रहा है अवाम को? ये अवाम को ये बता रहा है कि हम अपने एसेट से पूरे पूरे पैसे रिकवर नहीं कर पा रहे। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों। ये बेसिक कैलकुलेशन समझ आई? किसी को नहीं समझी मेरे बच्चों? को सवाल है किसी का? पक्का किसी का सवाल नहीं? चलो जी, बड़े हम आगे। कर लो, कॉपी कर लो। उसको कहां से कॉपी करना है? ऊपर से? शाबाश। मैं अभी सवाल पूछने शुरू कर रहा हूं सबसे, और जिसको नहीं आएगा जिल्लत प्रोग्राम है। मजाक कर रहा हूं, किसी को दलील नहीं करेंगे। इस प्रोफेशन में आने से पहले और जाने के बाद, प्रोफेशन में आने से पहले और क्वालिफाई करने के बाद बहुत इज्जत है। बीच में कोई इज्जत नहीं मांगना है, ठीक है? बीच में बस एक जलील जिंदगी है। अभी फर्म में जाओगे, वहां भी गधों की तरह काम करोगे, ठीक है ना? लास्ट टाइम जिस बच्चे का हमारे पास से गोल्ड मेडल आया था, कल मैंने उसकी वो स्नैपचैट पे देखा, तो वो 4 बजे बेचारा, सुबह 4 बजे क्लाइंट से घर जा रहा था, ठीक है ना? तो ये जिंदगी होने वाली है तुम लोग। लड़कियों की नहीं होती है ना, लड़कियों की जिंदगी ऐसी नहीं होती। लड़कियों 5 बजते हैं, लड़कियों ने रोना शुरू कर देना। अम्मी कह रही है मगरिब के बाद बाहर नहीं घूमे। जॉब इंचार्ज बंदा, जाओ भाई घर जाओ है। और लड़कियां क्वालिफाई भी जल्दी हो जाती, क्यों? बेहतरीन काम ही नहीं करना तो क्वालिफाई तो होना ही है। अच्छा मजाक कर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कि लड़कियां काम जल्दी कर लेती हैं, और मैं कितने बहाने बनाऊं, लेकिन ये क्या, काम 5-6 बजे घर चली जाती है। ये है कि कुछ लड़कियों को बैठना भी पड़ता है, जो बड़े काम करती है, मुश्किल जगहों पे जॉब करने जाती है, बैंक्स वगैरह करना होता है, तो फिर बैठना भी पड़ता है। मैंने अपनी आर्टिकलशिप के आखिरी 2.5 साल, शुरू के 1.5 साल थोड़ा आराम किया, लास्ट जो 2.5 साल है उसमें मैंने सिवाय ईद की छुट्टियों के ना कोई छुट्टी नहीं की। इतना बुरा हाल था, लेकिन उससे फायदा भी बहुत हुआ। जिस सेक्टर में काम किया उसी में जॉब भी मिल गई, ठीक है ना? तो बस तैयार हो जाओ बेटा। हाँ जी, बढ़े हम आगे। अच्छा जी, अब मैं आपको दे रहा हूं एक सवाल, दो कर लिया कॉपी? अच्छा हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को, कब्रिस्तान में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं।
बोलने से ज्यादा ना मैं सुनता हूँ, ठीक है ना, बोलने से ज्यादा मैं सुनता हूँ, ताकि मैं ये समझता हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, घर पे जाके सब सुनना पड़ती है मुझे, ठीक है ना। 2 बीवियों से इंसान जितना जलील होता है ना, आपकी सोच है। चले जी, आए जरा सर, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ छोटा सा। मुझे एक बात बताएं, हमारे पास एक एसेट की बुक वैल्यू है 500 रुपए, क्या मतलब इसका? हमारी बुक्स में कितने पे आ रही है? 500 रुपए पे आ रही है। अगर इसको मैं मार्केट में ले जाके बेचूं तो सर ये बिकेगा कोई से 400 रुपए में, और इसको बेचने पे खर्चा आएगा को 20 रुपए का, ठीक है जी। अगर इसको मैं चलाता रहूं और इसकी पूरी लाइफ इसको चलाऊं तो इंशाल्लाह इससे मुझे 450 रुपए का जो है वो कैश जनरेट होगा। तो मुझे बताओ, इस एसेट में तुम्हें कोई इंपेयरमेंट नजर आ रही है? कोई लॉस नजर आ रहा है? कितने का? 50 का। कैसे कैसे? सबसे पहले आपने किया ये कि अगर मैं इसको चलाऊं तो 450 मिले, बेच दूं तो 380 मिले। तो बताओ, एक बंदा जो प्रूडेंट है, अक्लमंद है, उसको चलाएगा या बेचेगा? चलाएगा। तो ज्यादा पैसे चलाने से मिल रहे, तो 450 रुपए क्या हो गया हमारा रिकवरेबल अमाउंट। ऐसा क्या तुम्हें 450 रिकवर होने के बाद भी 500 की फिगर को देख के गुस्सा नहीं आ रहा? आ रहा है ना कि भाई हमने 500 रुपए जो है वो 500 रुपए का हमारा एसेट है और रिकवर इसमें सिर्फ कितने हो रहे हैं? 450 रुपए। तो कितने रुपए रिकवर नहीं हो पा रहे? 50। ये क्या है सर मेरा? ये लॉस है, इंपेयरमेंट लॉस है। ऐसा हम कहेंगे हमारे 50 रुपए का एसेट जो है वो इंपेयर हो गया, लॉस हो गया। खर्चा हमने 500 रुपए का किया, लेकिन रिकवर होते हुए कितने नजर आ रहे हैं? सिर्फ 450 रुपए। डन करोगे? अब एक एक करके मैं चीजों को खोलना शुरू करूं। जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको समझ आ रहा है या उनके सर के ऊपर से जा रहा है? समझ आ रहा है पक्का? अच्छा जी, साइंस के बच्चे मतलब जो साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है जी। और कुछ नहीं समझना भाई। हाँ जी, बड़े हम आगे दोस्त बढ़ जाए। चलो जी, अब मुझे एक बात बताओ। मेरे पास एक एक से मोबाइल है, छोटा सा एक आम सा मोबाइल है, ठीक है। ये मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? मैं इसको बेचने जा रहा हूँ। मैं कॉपी करने गया, उसी जैसा ऊपर का जो हमने किया था। देखो, हर एक चीज क्लास में कॉपी करने की नहीं होगी। हाँ, कुछ चीजें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैं यहाँ बना रहा होता हूँ, वो अपने रजिस्टर पे भी बना रहे होते हैं, चाहे इधर मैं कुछ भी लिख दूँ, ठीक है जी। कोई ये काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी में आपको जो बना रहा हूँ ना मैं क्लास में, ये आपको लेक्चर के एंड में मिल जाएगा। जिस दिन की क्लास खत्म होगी, ये वीडियो लेक्चर और ये वन नोट, ये पूरा ये आपको एक साथ मिल जाएगा, ठीक है जी। क्लास की प्रॉपर नोटिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब भी नहीं कि आप कुछ भी ना लिखो, ठीक है जी, ये भी नहीं करना। अच्छा सुनना जरा प्लीज। मुझे एक बात बताओ, मैं अपना एक मोबाइल मार्केट में बेचने जा रहा हूँ। मैंने कहा यार ये बेच देता हूँ, सही नहीं चल रही है, तो मैं बेचने गया मोबाइल मार्केट में इसको। मिसाल के तौर पर मोबाइल मार्केट में हमारे ये जो भाई है, क्या नाम है तुम्हारा? अजहर। अजहर जो है वो मिसाल के तौर पर मोबाइल शॉप एक मेंटेन करते हैं और मोबाइल मार्केट में बैठे हुए। मैंने अजहर को मोबाइल दिखाया, मैंने कहा अजहर ये मैं बेचना है। अजहर ने कहा कि सर ये मोबाइल जो है वो हम आपसे खरीदेंगे से 15,000 रुपए में। कितने में? 15,000 रुपए। ये अजहर ने क्या किया, इसकी बिड प्राइस लगाई है। क्या लगाई है? बिड प्राइस। कितने रुपए? 15,000। अजहर ने कहा ये वाला मोबाइल मैं आपसे कितने में खरीदूंगा? 15,000 में खरीदूंगा। मैंने कहा अच्छा। अजहर ने पूछा सर आप कितने में बेचना चाहते हैं? मैंने कहा मैं तो इसको 25,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। ये क्या है जनाब? ऑफर प्राइस। कितना? क्या चीज? ऑफर प्राइस कितने? जो बंदा इसको बेचना चाह रहा है वो कितने में बेचना चाह रहा है? 25 में। और जो खरीदार है वो कितने में मांग रहा है? 15 में मांग रहा है। तो बिड प्राइस क्या हो गई जो उसने कोट की है कि मैं खरीदने कितने में चाह रहा हूं? मैंने क्या मांगे इससे? ऑफर प्राइस 25,000। मैंने कहा यार ये मोबाइल ना पुराना हो गया, इसलिए मैं बेचना चाह रहा हूं। अजहर ने कहा सर मेरे पास ऐसा ही एक और मोबाइल भी मौजूद है, नया मोबाइल, ऐसे ही एक और मोबाइल भी मेरे पास मौजूद है। अजहर कौन है? सर जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, जो मार्केट में बैठा हुआ है, जो खरीदता बेचता है मोबाइल। अजहर ने कहा ऐसा मोबाइल मेरे पास एक और भी है, ठीक है जी। अगर आप इसको बेचेंगे तो सीधी बात है, कोई नया मोबाइल खरीदेंगे भी। तो मैं आपको बता रहा हूं
एक और मोबाइल मेरे पास ऐसा नया मौजूद है, वो कितने का है सर? वो है कोई 35,000 रुपए का। ये क्या है सर मेरे पास? रिप्लेसमेंट वैल्यू। ये क्या है? अगर मैं इस मोबाइल को रिप्लेस करके नया मोबाइल खरीदूं, वो नया मोबाइल कितने का मिलेगा? कितने का मिलेगा? इस मोबाइल की कीमत मार्केट वाले ने क्या लगाई? 15। हमने क्या लगाई? 25 लगाई। इस जैसा मोबाइल कितने का मिलता है मार्केट से नया? मुझे बताओ इस मोबाइल की मार्केट वैल्यू कितनी है? 15, 25 या 35? जिस पे मैं बेच रहा हूं वो नहीं है? नहीं सर, इस मोबाइल की मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू 15,000 रुपए, जो कि क्या है जनाब? बिड प्राइस। क्या है जनाब? तो आइंदा के बाद जब मैं कहूंगा फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, तो वो वैल्यू नहीं है जिसपे मैं बेचना चाहता हूं। मैं तो कहूंगा भाई मैं इस मोबाइल को 3 करोड़ रुपए में बेचूंगा। क्यों भाई? कुछ अच्छे लोगों के मैसेजेस हैं इसमें, ठीक है जी। कुछ घर वालों की जो है वो तस्वीरें, घर वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, घर वालों की तस्वीरें भाई मोबाइल से बड़ी यादें वाबस्ता है, ठीक है जी। बड़ा साथ देता है सर, ये वॉशरूम जाता हूँ ये लेके घूम रहा होता हूँ सर, मैं अंदर बैठा हुआ होता हूँ। ये एंटरटेनमेंट का एक जबरदस्त जरिया है। सुबह उठे इसको, इसका मुंह देखे, यार इस मोबाइल ने बड़ा साथ दिया, ठीक है जी। तो मैं तो इसको बेचना चाहूंगा 3 करोड़ रुपए में। तो ये 3 करोड़ रुपए क्या है इसकी ऑफर प्राइस? तो इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल 3 करोड़ का हो गया। ऑफर पे तो बंदा कुछ भी मांग लेगा, ऐसा है। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं इस मोबाइल की मार्केट या फेयर वैल्यू कौन सी है? बिड प्राइस। कौन सी प्राइस? बिड प्राइस। रिप्लेसमेंट वैल्यू क्यों नहीं? रिप्लेसमेंट वैल्यू उस नए मोबाइल की वैल्यू है, इसकी नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है? तो आइंदा के बाद अगर एग्जाम में तुम्हें कई सारी फेयर वैल्यूज गिवन हो, बिड प्राइस, ऑफर प्राइस, रिप्लेसमेंट वैल्यू, तो याद रखना हमारे लिए ऑफर प्राइस, सॉरी बिड प्राइस हमेशा क्या होगी? फेयर वैल्यू। बात समझ आई? आइंदा के बाद जब भी एग्जामिनर 3-4 प्राइसेस देगा, व्हाट वुड बी द फेयर वैल्यू? सर बिड प्राइस वुड बी द फेयर वैल्यू। डन। बिड प्राइस का मतलब क्या है? मार्केट पार्टिसिपेंट कितने में इसको खरीदने को तैयार है, ऐसा। अब अज्यूम करो तुम ईद वाले दिन जो है ना वो गाय बैल बेच रहे हो। एक बंदा आके कहता है ये बैल कितने का है? आप कहते हो 4.5 लाख का। आप कहते हो ये, मुझे बताओ ये कौन सी प्राइस है? ऑफर प्राइस है, वेरी गुड। वो कहता है नहीं 4.5 लाख का नहीं, हम तो 2 लाख देंगे। ये क्या है? ये बिड प्राइस है। बिड प्राइस का मतलब क्या है? सर जो सामने वाली पार्टी आपका एसेट जिस रेट पे खरीदेगी वो कौन सी प्राइस है? बिड प्राइस। और वही क्या होगी? फेयर वैल्यू होगी। ये टेबल अगर मैं मार्केट में ले जाके बेचूं, वो कहे कि ये 200 रुपए का खरीदूंगा, और मैं कहूं नहीं मैं 300 रुपए का बेचूंगा, तो फेयर वैल्यू क्या है? 200 रुपए। याद रखना एक स्पेसिफिक एसेट मार्केट में कितने में बिकेगा, दैट वुड बी द फेयर वैल्यू। एग्जामिनर गुमराह करने के लिए 50 काम करेगा, वो कई सारी वैल्यूज यहां लिख देगा, आपने उसमें से कौन सी पिक करनी है? फेयर वैल्यू। डन। शाबाश, कॉपी करते जाओ, कॉपी करते जाओ। तुम लोग एग्जाम्स अभी ये सैटरडे संडे को खत्म हुए? संडे को खत्म हुए? फ्राइडे को? सॉरी यार, तुम लोगों को छुट्टियां वुट्टियां नहीं दी और मिलती भी नहीं है। कैफ के एग्जाम पास करने के बाद भी एक हफ्ते में दूसरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि आखिर में एक महीना आपको अगर हम घर से पढ़ने ना देना, तो आखिरी के एक महीने में क्लासेस नहीं होती है, आपको घर से पढ़ने के लिए दी जाता है। अगर हम ना दें हम आपको, तो फिर मतलब आप कवर नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली, क्योंकि हम तो पढ़ा देते हैं, फिर आपको अपने पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए, रिवाइज करना है चीज़ों को, तो कम से कम उसके लिए एक महीना जो है वो होना चाहिए। बिड प्राइस में अगर बार्गेन हो जाए, आखिरी जो प्राइस होगी ना वो बिड प्राइस होगी। एक बंदा, जैसे हम अपनी अम्मी के साथ जाते थे, अम्मी ने कोई चीज खरीदने के लिए गए, कितने की है? 2,000 रुपए की। हमारी अम्मी कहती थी 50 रुपए लगाओ, ठीक है ना। तो वो दुकान वाला हमें कहता था कि यार ये किसको लेके घूम रहे हो भाई, ठीक है ना। ऐसा होता था ना, हमें गुस्सा आ रहा था यार, अम्मा अल्लाह को मानो यार, वो भी दुकान चला रहा है, उसको भी कुछ कमाना है, उसको दे दो। तो याद रखना भाई, बिड प्राइस का मतलब है आखिरी प्राइस, जो क्या है ना कि इससे कम पे, मतलब इससे ज्यादा नहीं दूंगा, ये आखिरी है बस। तो सर वो प्राइस क्या होगी हमारे पास? बिड प्राइस होगी, ठीक है जी। बिड प्राइस में बार्गेन हो जाए तो लास्ट जो प्राइस होगी वो हम लेंगे, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी,
बेटा जहां मैं ज्यादा टेक्निकल हो जाऊँ आप लोगों ने वहां रोकना है मुझे और सवाल पूछना है। ये तुम्हारी आईटी की क्लास नहीं है, ठीक है ना? यहाँ तुम्हें कोई डांटेगा नहीं है, तुम्हारी और किसी सब्जेक्ट की क्लास नहीं है। यहाँ थोड़ा लिबरल रहना है, जो सवाल पूछना है पूछो, 2-3 हराम खुरास भी रहे, ठीक है ना? देखो अगर मैं मतलब ऐसा माहौल क्रिएट नहीं कर सकूं कि आप उसमें सुकून का सवाल पूछ सको, तो एज अ टीचर ही मेरा फेलियर है, ठीक है ना? एज अ टीचर मेरा फेलियर। जो आपने पूछना आप रोको, सर को टीचर को रोको। बच्चे वहां ऑनलाइन वाले सवाल पूछते हैं, क्यों? वो सामने नहीं, उनको डर नहीं है। आप लोगों को पता नहीं अजीब फोबिया होता है, क्या सवाल पूछेंगे तो सर पता नहीं क्या सोचेंगे, बराबर वाला पता नहीं क्या सोचेगा। मैं अल्लाह की कसम एक चीज की परवाह नहीं करता हूं। अगर आपको मतलब ये दिल में डर रहेगा ना, आप कभी आगे नहीं जाओगे। क्यों? हमारा पूरा प्रोफेशन 90% ऑडिट इंक्वायरी पे होता है। 90% जब ऑडिट करने जाओगे ना, 90% प्रोसीजर्स इंक्वायरी है। आप किसी कंपनी में जाओगे, ऑडिट शुरू करना है, आप गए, आपने सीईओ को कहा ऑडिट शुरू करना, उसने कहा जहां से आपका दिल करे शुरू हो जाओ। ऐसे नहीं होता। आप उससे बैठते हो, आप उससे डिस्कस करते हो कि बिजनेस क्या करते हो, कितने प्रोडक्ट्स आप मार्केट में बेच रहे हो, खरीदते कहां से हो, प्रोडक्शन मैकेनिज्म क्या है, मार्जिन कितने हैं आपके, कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है जी, आपकी मार्केट में क्या पोजीशन है, लॉ पे कौन कौन सा अप्लाई होता है, ठीक है जी, कोई कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ पिछले सालों में। तो 90% काम इंक्वायरी का है। अगर आप सवाल ही नहीं पूछ सकते हो, आपको डर लगता है कि यार सामने वाला पता नहीं कोई परसेप्शन कायम कर लेगा मेरे बारे में, कोई जजमेंट कायम, नहीं तो अल्लाह के वास्ते फिर इस प्रोफेशन में नहीं रहो, फिर मेडिकल ज्वाइन करो। एक कमरे में बैठ के आपने सिर्फ इलाज करना है मरीज का, और वो आप मरीज भी आपको खुद बताएगा मुझे क्या मसला है, ढूंढना भी नहीं है आपको, ठीक है ना? खामोशी से बैठे रहो, मुंह में पान वान डाल के बैठ जाओ, तब भी पूरा दिन काम चलता रहेगा। तो ये प्रोफेशन भाई उन लोगों के लिए नहीं है कि जो खामोश टिप के लोग हैं और ठंडे लोग हैं। यार यकीन करो, मैं जब अपने टाइम पे ऑडिट पे था ना, कोई जूनियर आता था तो वो बेचारा ऐसी जगह से आ रहा है जहां हेडिंग डली हुई है बाहर, अननेसेसरी इंटरेक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट अलाउड, है ऐसे कॉलेजेस, ठीक है ना? तो वहां लड़के लड़कियां आपस में बात नहीं कर सकते, तो भाई क्या कयामत तक बात नहीं करेंगे? तो भाई किसी पॉइंट पे जाके तो उन्होंने प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाना है ना, बात करनी है। आप उनको आज क्या मतलब, यार जो बंदा मतलब घर से वो आ रहा है यार, मतलब छोड़ो सारी चीजों को, आप मदरसा खोल के बैठे हो। तो मैं इस चीज का कायल हूं कि भाई आप कम्युनिकेट करो, बात करो लोगों से, क्योंकि ना आप इंटरेक्ट नहीं करोगे आपको। अब मेरे पास एक बच्चा आया, मैं उसको कहा जाओ क्लाइंट से ये डाटा लेके आओ, वो गया वहां पे वापस आ गया, सर उधर तो एक लड़की बैठी है। मैंने कहा उससे बात कर ले भाई, डाटा ले ले उससे, तो बोल ये डाटा चाहिए, सर शर्म आ रही है भाई, तो उससे डाटा मांग रहा है या शायद हाथ मांग रहा है उसका, तो किस चीज की शर्म आ रही है? नहीं सर वो मैंने कभी बात नहीं की आज तक लड़कियों से। लड़कियां छोड़ो यार, क्लाइंट, एक हमने बच्चा भेजा क्लाइंट के सीएफओ के पास कि भाई हमने, क्लाइंट ने हमें कहा हमारे एक बंदे से रिसीवेबल है 500 मिलियन रुपए। हमने उसको लेटर लिखा, उसने कहा जी मेरे 500 नहीं 480 मिलियन रिसीव पेबल है मेरा। हमने कहा आप उससे 500 मांग रहे हो, 480 कह रहा है। तो मैंने बच्चे को भेजा, मैंने कहा जाओ क्लाइंट के सीएफओ से पूछो कि डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है, डिफरेंस क्यों आ रही है। वो गया और सीएफओ के सामने जाके खड़ा हो गया, सर वो बात करनी थी। हाँ बोलो। सर वो एक डिफरेंस आ रहा था लेकिन हम खुद देख लेंगे। तो क्यों तुम लोग इतनी जो है ना वो क्या कहेंगे अच्छे अल्फाजों में, हालत खराब होती है। बात करो भाई, सवाल पूछो, डरो नहीं, ठीक है ना? आपको कोई यहाँ जज नहीं करेगा, ठीक है ना? जो भी है इस क्लास के अंदर ही रहेगा। हाँ, कोई बंदा अगर जलील होने से डरता है तो मैं आपको बताऊं, यहाँ नहीं पूछोगे फिर आई कैब जलील करेगा। सवाल जहन पे लेके नहीं जाओ, सवाल पूछो, ठीक है जी। ज्यादातर क्या होगा, टीचर की हट जाएगी, मेरी नहीं हटेगी। मेरी एक चीज पे बहुत हटती है, रिपीट। एक बंदा गया, अब मैं जैसे देखो आपके सामने, यहाँ कुछ लोग हो ना, आपके सामने पकड़ पाते हैं, अल्लाह करे खुल जाए। यार ठंडीज आ रहे हैं बहुत सारे, अब आप चेक करो। आप चेक करो, उसमें एक ऊपर वाला बंदा क्या नाम है इसका, आरिज,
ये इस वक्त जो है ना वो चर्च पी के पड़ा हुआ है कहीं, ये अटेंटिव नहीं है, ठीक है ना। ये मेरे पास ये सामने स्क्रीन खुली हुई होती है कि इस वक्त कितने लोग अटेंटिव हैं, ठीक है जी, कितने अटेंटिव नहीं है, ठीक है ना, पूरा पूरा सेटअप बताता है, ठीक है जी। अच्छा सर ये कैसे देखता है, ये तो बड़ा आपने मामला खराब कर दिया, ये क्या घर पे हमें मॉनिटर कर रहा होता है? मैं तो सर पता नहीं किस किस तरीके से क्लास लेता हूँ, नहीं ये कोई मॉनिटर नहीं करता, ये सिर्फ स्क्रीन पे आप जब देखते हो ना तो ये वो लेता है कि बंदा अटेंडेंस कितना है, इसमें कोई पैरामीटर्स हैं, कुछ देखता होगा ये, लेकिन ये है, ठीक है जी। अब मैं जब ये देखता हूँ ना कि एक बंदा बैठा हुआ है, चरसी गायब है, फिर उसके बाद वो आता है, ये समझ नहीं आया बता दे, तो मुझे तो यहाँ पता होता है ना कि ये बैठा ही नहीं था क्लास में, ये इधर उधर घूम रहा था, तो फिर मैं उसको एक दफा समझा दिया, फिर दूसरी दफा उसको, फिर उसकी आदत बन जाती है, फिर वो जब क्लास चल रही होती है वॉशरूम चला जाता है, फिर आता है कहता है सर वो कुछ समझ नहीं आया, फिर आप शुरू से उसको समझाओ, नहीं फिर मुझे गुस्सा आता है कि यार आपके चक्कर में बाकी लोग जलील हो रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन अदरवाइज आप लोगों ने सवाल पूछना है, घबराना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए एक बात बता रहा हूँ, मैं जब सीए कर रहा था ना, मेरे पास दो दो जो है वो दो जोड़ी कपड़े थे, कमीज शलवार में बस दो जोड़ी थे बस, ठीक है, तो दो जोड़े जो मेरे पास थे उसमें से एक की आस्तीन फटी हुई, तो मैं फोल्ड करके बैठता था, ठीक है ना, तो मेरे पास, मैं पूरी जिंदगी स्कॉलरशिप पे पढ़ा मैंने, पैसे नहीं होते थे मेरे पास, अब्बा का मेरे इंतकाल हो गया ना, मेरे पास सीए करने के पैसे नहीं थे, तो इसी तरह मैं आगे बैठा होता था, मैं सवाल पूछता था, और जो मुझे जज करना चाहे करे, आई डोंट केयर यार, ठीक है ना, मैं कभी नहीं घबराता था कि यार कोई बराबर वाला सोचेगा पता नहीं किस बैकग्राउंड का बच्चा है, चप्पल पहन के मैं घूम रहा होता था, मैंने कभी इस चीज की परवाह नहीं की, तो मैं आ जाऊं, जो बंदा अपनी इमेज को मैनेज करके चल रहा होता है ना, वो ग्रो नहीं करता, खुल के काम करो यार, सवाल पूछो, घबराओ नहीं, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे, कोई तो मैं ये नहीं कहेगा यार ये गोट से आया है, ये पिशावर से आया है, ये बलूचिस्तान से आया, डजेंट मैटर यार, बोलते रहे लोग। मैंने जब सीए कैफ पास किया था, मैंने आपको बताया ना आखिरी टाइम में मैंने 5 पेपर पास किए, तो मैं आई कैप गया रिजल्ट देखने के लिए, रिजल्ट तो घर से देख के चला गया था, मैं पास हो गया हूँ, आई कैप ऐसे ही गया, दो लड़के नोटिस बोर्ड पे खड़े हुए हैं और मैं उनके बिल्कुल पीछे खड़ा हूं, और वो कह रहे हैं ये चे भी पास हो गया, आप यकीन करो, गाली दी उसने मुझे, और मुझे उसमें खुशी फील हुई, मैंने कहा अच्छा यार, कुछ लोग तो जलते हैं ना, आज बहुत सारे लोग जलते हैं, तो आप आसरा नहीं करें, जो पूछ रहा हूं पूछे, ये वादा रहेगा है, और फिर मैं पूछूंगा तो नहीं आया तो फिर है, ये फिर मैं जलील करूंगा पक्का। अच्छा अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे बच्चों, ये हो गई मेरे पास फेयर वैल्यू, मैं अगर आपसे पूछूं प्यारे बच्चों ये कॉस्ट टू सेल क्या होता है, तो एक्सप्लेन करेगा, व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट टू सेल, किसी चीज को बेचने में खर्च क्या आएगा, ये ना, तो क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल, टैक्स और कमीशन और तो बच्चे को, वेरी गुड सर, नहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और, हाँ जी, नहीं अल्फाजों पे ध्यान नहीं दो, ध्यान दे, और उसने मंडी का यहाँ वहां बातें करने लगे, मार्केट को कहते हैं उर्दू में, हाँ जी, और जी कमीशन वगैरह, चलो जी मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, ये अजीम करो ये हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट क्या सर, पौधा, पौधा नहीं सर, प्लांट हमारे पास सीमेंट बनाने का प्लांट है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ किसी चीज को प्रोड्यूस करने का प्लांट है, प्लांट का मतलब एक बड़ी सारी मशीनरी है जिसमें गुड्स प्रोड्यूस होती है, सर ये हमारे पास है से लाड़काना, जहां की सड़कों पे शहबाज शरीफ ने जरदारी को घसीटना था, ऐसा, ये वो जगह है, ठीक है जी। अब सर लाड़काना में हमारी मशीन पड़ी है, लाड़काना से हमने लानी है ये कराची, ठीक है जी, कराची लेकर आनी है, मैं आपसे कह रहा हूं यहां तक लाने में जो जरूरी खर्चे, क्या चीज जरूरी खर्चे, उनके बारे में जरा सोच लेते हैं। सबसे पहले तो सर लाड़काना से ये मशीन हम उठाएंगे तो हैंडलिंग कॉस्ट आएगी, ऐसा, इसको जो है वो हम किसी ट्रक व्रक में डालेंगे, ऐसा, फिर ट्रक कराची लेकर आएंगे, कौन सा खर्चा होगा सर मेरे पास, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ऐसा, और सर रास्ते में हमने भत्ता बता दिया पुलिस वालों को, होता ना, कमीशन दिया हमने, भत्ता होता है, कमीशन नहीं होता,
पुलिस वालों ने कहा ये क्या है इसमें, हमने कहा प्लांट है इसके अंदर, है ना। याद रखना भाई, पाकिस्तान में भत्ता देना एक नेसेसरी इवल है, ठीक है जी। और उसकी अकाउंटिंग ये है कि आप उसको एक जरूरी खर्चों में काउंट करोगे, ठीक है जी। आप उसको भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पार्ट बना दोगे, ऐसे आते सवाल में भी आता। फिर आप बताएं, ट्रांसपोर्टेशन करके आप पहुंच गए कराची, कराची पहुंचे, फिर आपको एक बंदा मिला, उसने कहा मैं आपको बिकवा के दे दूंगा, आप ऐसा खुद नहीं बेच सकते हो। तो सर मैंने उसको क्या दी, ब्रोकरेज या कमीशन। क्या ये जरूरी खर्चा है? हाँ सर, इसके बगैर नहीं बिकेगा। फिर जिस बंदे ने खरीदा उससे कहा भाई प्रॉपर एग्रीमेंट बनेगा, डॉक्यूमेंट बनेंगे, तो सर हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा है वो आ जाएगा। फिर उस बंदे ने कहा भाई जो डॉक्यूमेंट बने ये किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाके रजिस्टर होंगे। मैंने कहा ये क्या मतलब? उसने कहा भाई जब हम कोई चीज खरीदते बेचते हैं तो हम जाके गवर्नमेंट को बताते हैं कि अब ये एसेट इससे मैंने खरीद लिया है, तो हम इसको सर एक काम करते हैं, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जा। अच्छा, घर खरीदते हो, घर खरीदते हो ना, किसके पास जाते हो? रजिस्ट्रार के पास, ऐसा। तो सर हमने मिसाल के तौर पर ये एसेट खरीदा, और हमारे यहाँ एक लॉ है, पाकिस्तान में नहीं ऐसा कोई लॉ है जिसको जो ये कहता है कि भाई इस तरह की मशीनरी जब एक बंदा दूसरे को बेचेगा गवर्नमेंट को जरूर इन्फॉर्म करेगा, ठीक है जी। मे भी सर गवर्नमेंट जो है वो कंसर्न हो इस मशीन से रिलेटेड, इसके यूजर से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा जी हम लीगल चार्जेस भी कुछ काटेंगे आपसे, ठीक है जी। अब लीगल चार्जेस भी मैंने पे किए, क्या जरूरी खर्चा है? हाँ सर। अब गौर से सुनना, जब मशीन इधर आ गई तो लाड़काना में ये दो लोग हैं जो मशीन चलाते थे, ये यतीम हो गए। मशीन तो कराची आ गई, ये अब वहां फारिग घूम रहे हैं। कंपनी ने कहा कि भाई ये काम करो, इनको रीट्रेन करो। क्या करो? रीट्रेन करो, किसी और चीज की ट्रेनिंग दो। हमने कहा इनको हम किसी और चीज की ट्रेनिंग देते हैं, इनसे हम सिलाई कढ़ाई करवाएंगे, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो प्लांट चलाते थे, अब इनको हमने किस काम पे लगा दिया? तो सर इनकी रीट्रेनिंग कॉस्ट है। क्या ये रीट्रेनिंग कॉस्ट जरूरी है? इस मशीन को यहां तक लाने के लिए जरूरी है? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं। खर्चे तो वो लेने हमने जो इस मशीन को कराची तक लाने के लिए जरूरी है, तो रीट्रेनिंग कॉस्ट जरूरी थोड़ी है। अच्छा, फिर सर जब वहां पर मशीन निकल गई, प्लांट निकल गया, तो जगह हो गई खाली। उन्होंने हमने अपनी क्या किया, जो बाकी की मशीन्स थी उनको रीअरेंज किया। क्या किया? रीअरेंज किया। जगह खुली हो गई तो हमने थोड़ा थोड़ा जो है वो मशीनों को इधर उधर किया। रीअरेंजमेंट पे हमारा खर्चा आया। क्या ये रीअरेंजमेंट की कॉस्ट टू सेल में आएगी? नहीं। क्यों? क्या ये इस मशीन को यहां तक लाने के लिए जरूरी था? नहीं, नहीं। अच्छा, फिर हुआ क्या सर, जब हमने प्लांट अपना कराची ला के बेच दिया या बेचना है हमने, तो एक बात मार्केट में मशहूर हो गई कि यार ये कंपनी बंद होने वाली है, क्योंकि अपना एक मेजर प्लांट क्या कर रही है, बेच रही है। हमने कहा यार ये तो हमारी इमेज का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो हमने क्या किया, दबा के मार्केटिंग की। तो मुझे बताएं, क्या मार्केटिंग कॉस्ट जरूरी है? नहीं सर। ये याद रखना, एग्जामिनर आपको सवाल में 5-6 कॉस्ट देगा, आपको उसमें से पिक करना होगा कि इसमें से जरूरी खर्चा किस चीज के लिए जरूरी, एसेट को कराची तक लाने के लिए जो जरूरी खर्चा है वो कौन कौन से हैं। तो आपने उसमें तो खुद पिक करना होगा कॉस्ट टू सेल, बाकी आपने क्या करना होगा, छोड़ देना होगा। क्या हैंडलिंग कॉस्ट जरूरी है? यस। उठा के लाना सर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जरूरी है? यस सर। ब्रोकरेज कमीशन जरूरी है? यस सर। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जरूरी है? ऑब्वियसली सर, अगर लॉ ये कहता है जरूरी है। सर लीगल चार्जेस जरूरी है तो लूंगा सर मैं। रीट्रेनिंग कॉस्ट जो एम्प्लॉयज फारिग हुए, नो सर। फिर रीअरेंजमेंट कॉस्ट, मशीनों की रीअरेंजमेंट हुई है? नहीं सर। फिर मार्केटिंग एक्सपेंस, नो सर। ये याद रहेगा, ये एज इट इज अपने पास नोट कर लो, एग्जामिनर आज तक इससे बाहर नहीं गया, ठीक है। नहीं आएगी बेटा, क्योंकि हमने इस मशीन को बेचने के लिए कॉस्ट टू सेल निकालना है। अब देखो, इसको इंस्टॉल कौन करेगा? जो दूसरा खरीदार होगा, वो उसका मसला है। हमने तो ला के मार्केट में क्या करनी है, बेच दें, तो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है जी। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। हमारी क्लास कितने बजे तक? 2 बजे तक है। पौने 1 बजे? अच्छा। तुम में से कितने लोगों की आज फर्स्ट क्लास है? अच्छा, मेजोरिटी। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुझे पुराने बैच में भी नजर आ रहे हैं।
जी बढ़िया, हम आगे। अच्छा, एक बड़ी सिंपल बात कर लेते हैं। हम लाड़काना से मशीन लाते हैं और हमें पता है कि उसको बिकने में 1 महीना जरूर लगता है, ठीक है ना। उसको बिकने में 1 महीना जरूर लगता है, हमें उसको कहीं ना कहीं जगह पे रखना जरूर पड़ेगा, वो कॉस्ट भी लाजमी आएगी, कंपलसरी स्टोरेज कॉस्ट लाजमी आएगी। देखो ये एक जजमेंटल मैटर है, तुम्हें जो कॉस्ट दी जाएगी पेपर में वो आपने खुद वही जज करनी कि ये जरूरी है या नहीं है, लेकिन एग्जामिनर आज तक तुम्हारे इस रेंज से बाहर नहीं है, ठीक है ना। जी मेरा बच्चा, रास्ते की इंश्योरेंस अगर लॉ के हिसाब से जरूरी है तो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर आपको कॉस्ट टू सेल में डालना, ठीक है, अगर लॉ के हिसाब से जरूरी है, ठीक है। और जी बड़े आगे मेरे बच्चों, नहीं देखो हम क्या कह रहे हैं, वो सारे खर्चे जो जरूरी है, जो जरूरी है, मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी नहीं है, नॉर्म नहीं है, हमने कहा हम एक अलग से काम कराते हैं, नॉट नेसेसरी कॉस्ट टू सेल में मत डालो, ठीक है जी। जी मेरे बच्चे, क्या कराची तक मशीन लाने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी थी? ना 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 ना, मैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट किसके लिए बात कर रहा हूं? जो हमने मशीन निकाल दी है, अब हमारी जो बाकी की चीजें रह गई हैं उस पर क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा। एक जमाने में एआरटीटी के 4 टीचर छोड़ के चले गए, हमें क्या करना पड़ा, मार्केट करना पड़ा चीजों को कि नहीं यार वो जूनियर से अपनी इमेज बेहतर बनाने के लिए हमने किया, और वाकई वो वक्त ने प्रूव भी किया, दूसरे कॉलेजेस तबाह कर दिए उन्होंने, ठीक है जी। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, हकीकत बात ऐसी नहीं है, ठीक है जी। तो अगर ऐसी बात है कि जी पाकिस्तान में जो आपने कोई चीज बेचनी है उस स्पेसिफिक एसेट की एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है तो हम करेंगे, फिर हम लेंगे कॉस्ट। जी मेरे बच्चे, वो भी डालेंगे, वो भी डालेंगे, डालेंगे, उसको बेचने के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पर प्लांट का पाउंड टूटा हुआ है, हमने एलपी लगा के लेके जाना है उसको, तो एलपी का खर्चा भी आएगा जी। और जी, अगर सेल करने के लिए मार्केटिंग करें, अगर सेल करने के लिए मार्केटिंग करना मतलब एज पर लॉ जरूरी है, ठीक है जी, प्राइस बढ़ जाए, बायर अच्छा मिल जाए, ये हम नहीं लेंगे, ठीक है जी, ये हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। जी बिल्कुल, पेपर में, हाँ अगर ये जरूरी है ना बेटा, एज पर लॉ जरूरी है कि आपको बेचना है। देखो आमतौर पे हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, ताकि अच्छे दाम मिल जाए, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता, बाहर मिल जाता है आपको, टेनेंट कहता है जनाब जो जरूरी खर्चा है जिसके बगैर ये चीज बिकेगी ही नहीं, वो आपने डाल लेना, ठीक है जी। जी मेरे बच्चे बड़े मांगे, मुझसे पूछ लो, मुझसे पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो, कोई मसला नहीं। अच्छा बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा देखो, आपके एग्जामिनर ने आज तक जो पूछा है ना इस पे, वो मैक्सिमम क्या पूछा है? अगर मेरे पास यहाँ कोई सवाल आ रहा हो, देखो ये रहा, नजर आ रहा होगा आपको, नहीं नजर आ रहा तो उसको बड़ा कर दो थोड़ा सा। ये आपके एग्जामिनर ने पूछा कि भाई बताएं इसमें जो कौन कौन सी कॉस्ट कॉस्ट टू सेल है। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू द कस्टमर, कस्टमर तक लाने का एसेट का खर्चा जरूरी है, लीगल कॉस्ट जरूरी है, कुछ नहीं लिखा, हम लीगल कॉस्ट को आमतौर पर जरूरी समझते हैं। फिर कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल ऑफ प्लांट, नहीं सर ये जरूरी नहीं है, ठीक है जी। इसके इसके गैस करो, ये 3 चीजों में से ये 2 चीजें कॉस्ट टू सेल में डालना और ये ना डालने के कितने नंबर होंगे? ये 2 मार्क्स है, ठीक है ना। अगर चीजों का पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता तो नहीं करोगे, ठीक है ना। बढ़े हम आगे, ये पास पेपर का क्वेश्चन है और 2018 में आया ये। बढ़े आगे, अच्छा जी, चलो जी। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको दे रहा हूं एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमारे पास अब एक चीज रह गई है, और वो क्या है? वैल्यू इन यूज, डन। हाँ मुझे सबसे पहले सवाल सॉल्व करके दो सर। मेरे पास एक एसेट की कैरिंग अमाउंट है, क्या है? कैरिंग अमाउंट को उर्दू जुबान में कहते हैं बुक वैल्यू। छैल आगे सर,
सर मेरे पास वैल्यू इन यूज 4 लाख रुपए। वैल्यू इन यूज का मतलब अगर इस्तेमाल करें तो क्या मिले? फेयर वैल्यू है मेरे पास सर 6,50,000। कॉस्ट टू सेल में एक लिस्ट है। अच्छा फेयर वैल्यू ऐसे नहीं देते ना आप, थोड़ा सा मुश्किल करके देते। सर हमारे पास बिड प्राइस है, सॉरी ऑफर प्राइस है 6,20,000। हमारे पास बिड ऑफर का एवरेज है, बिड ऑफर का एवरेज है 6,05,000। ठीक है जी। फिर आपको एग्जामिनर कह रहा है कॉस्ट टू सेल, ट्रांसपोर्टेशन 10,000 रुपए, ब्रोकरेज 2%। 2% ऑफ व्हाट? तीसरी चीज रीट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज 5,000। सर शाबाश, शुरू हो जाओ। मुझे क्या चाहिए? इम्पेयरमेंट चाहिए। चलो आज को मैं करवा रहा हूं, कराऊं पक्का? अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास सबसे पहले तो कैरिंग अमाउंट कितने का सर? कैरिंग अमाउंट का मतलब है बुक वैल्यू। हाँ कितने? ये टर्म्स आपको याद हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे, थोड़े थोड़े टाइम इससे फेमिलियर हो जाओगे। फेयर वैल्यू निकालना है मुझे, बिड प्राइस नहीं मिल रही है। अच्छा मुझे एक बात पता है कि बिड और ऑफर का एवरेज कितना है। इसका मतलब है एग्जामिनर ने क्या किया, बिड प्राइस रखी, ऑफर प्राइस रखी, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया और एवरेज निकाल लिया इन दोनों का। और एवरेज निकालने के बाद आपको क्या कहा कि वो कितना है? 6,05,000 है। उससे बिड ऑफर का आपको क्या दे दिया? एवरेज दे दिया। इसमें कौन सी प्राइस आपको पता है? 2 वेरिएबल्स हैं। ऑफर प्राइस हमें पता है, तो ऑफर प्राइस में यहां से हटा रहा हूं, कितनी है जी वो? 6,20,000। अब बताओ बिड प्राइस क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। सर ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला सीन तो मुझे करने की जरूरत नहीं है ना। कितना जी बिड प्राइस क्या आ रही है? 5,90,000 पक्का? ऐसा सर मेरे पास फेयर वैल्यू आ गई 5,90,000। अब बताओ मेरे पास इसमें से मैं लेस कर रहा हूं कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल में क्या क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है सर, कितने की? 10,000 की। फिर ब्रोकरेज है कितने की? 2% ऑफ द फेयर वैल्यू। 2% ऑफ दिस 590 कितना? 11,800। फिर सर रिट्रेनिंग कॉस्ट तो नहीं आएगी? नहीं सर। तो मेरे पास बताएं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आ रही है? 568 200 पक्का? अब बताओ मेरे पास वैल्यू न्यूज कितना है? कितना? 4 लाख। अब बताओ सर दोनों में से बेहतर क्या है? यही है। अब बताओ इसको कंपेयर करो तो मुझे बताओ क्या नजर आ रहा है मेरे पास? 31,800 का क्या आ गया? इम्पेयरमेंट आ गया। डन है पक्का? कितने लोगों ने सही कर लिया था ये? कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो गलत किया वो मुझसे आज तक क्लास में कोई सवाल सही सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है जी, ये खाली मोटिवेट करने के लिए बोलता। नहीं नहीं मजाक सही वाकई कह रहा हूँ, मुझसे नहीं होते थे सवाल सॉल्व। जी बढ़े हम आगे।
बढ़ जाए तो हम एनालिसिस काम करना है, मतलब वो बढ़ जाए और कॉस्ट टू सेल भी इतना बड़ा अमाउंट ना हो, क्योंकि आपने सिर्फ फेयर वैल्यू नहीं देखनी, क्या देखना है साथ में, कॉस्ट टू सेल भी देखना है, नेट आपको क्या मिलेगा। दोनों में से कोई चीज भी कैरिंग अमाउंट से ऊपर चली जाए, मैं एनालिसिस भी छोड़ दूंगा, क्योंकि हमने क्या ढूंढना है, इंपेयरमेंट ढूंढनी है। अगर एक एसेट इंपेयर ही नहीं है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कितने लोगों को समझ आ गया 590 कैसे आया? जी, कितने लोगों को समझ नहीं आया 590 कैसे आया? ये पता है यहाँ पे ऑफर प्राइस क्या है? 6,20,000। एग्जामिनर ने क्या किया, 6,20,000 लिए, इसमें बिड प्राइस ऐड कर दी, वो पता नहीं कितनी थी, और दोनों को ऐड करने के बाद दो से क्या किया, क्या हो गया भाई, दो से डिवाइड कर दिया, बिड और ऑफर का क्या ले लिया, एवरेज ले लिया, वो कितने निकले, 6,05,000। अब उसने कहा बिड प्राइस इसमें खुद ढूंढ लो। अब बताओ मैं इसको अगर मैथ्स के लिए सॉल्व करूं, मतलब बिड के लिए सॉल्व करूं एक्स अज्यूम करके, ये आता है ना सब, तो उसमें बिड प्राइस कितनी निकली, 5,90,000। तो हमें पता चल गया जी फेयर वैल्यू है 590। ठीक है, फिर हमें उसने कहा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 10,000 की, वो हमने ले ली, क्यों खोल रहे हो। फिर उसने कहा ब्रोकरेज है 2%, 2% ऑफ व्हाट, 2% ऑफ दिस, 2% ऑफ दिस फेयर वैल्यू, डन, ये हमने ले लिया। तो हमारे पास सर कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू, ये दोनों को मैंने नेट किया तो मेरे पास 568,200 क्या आ गई, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, डन। अब मैंने क्या किया सर, इसको वैल्यू न्यूज के साथ रखा, तो मुझे नजर आया चला के पैसे कम मिल रहे हैं, बेच के ज्यादा मिल रहे हैं, तो मैंने क्या निकाल लिया सर, रिकवरेबल अमाउंट। किसी को अब भी समझ में नहीं है तो पूछ ले बेटा, पक्का, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहे हो, झूठ बोलने वाले का पेपर फेल हो जाएगा यूसी का। हाँ, सब आ गया समझ में, अस्तगफिरुल्लाह, झूठ बोलने पर अस्तगफिरुल्लाह नहीं आया है? अल्लाह ने पता है फेल होने वाले पे लानत नहीं की है, जिंदगी में नाकाम इंसान पे लानत नहीं की, अल्लाह ने लानत किस पे की है, झूठ बोलने वाले। ठीक है ना, तो झूठ तो नहीं बोल रहे ना तुम लोग। वेरी गुड। इम्पेयरमेंट कैसे आया, सवाल पूछा ना एक बच्चे ने। देखो 6 लाख रुपए का कैरिंग अमाउंट है, मुझे बताओ 6 लाख रुपए की कैरिंग अमाउंट है, आप अगर इसको आज जाके बेचो ये मिले, चलाओ तो ये मिले, बताओ ज्यादा अमाउंट किसमें मिल रही है, चलाने में या बेचने में? तब भी सर बेचने में भी 5,68,000 ही मिल रहे हैं, 6 पूरे नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है बाकी का अमाउंट क्या हो गया, इंपेयर हो गया। 6 लाख और 5,68 को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या हो गया, इंपेयरमेंट नजर आई कितने की, 31,800 की, पक्का, क्लियर। क्या नाम है तुम्हारा बेटा, बढ़ जाए हम आगे। अच्छा जी, चले मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, अभी जो मैं आपको सवाल दे रहा हूं थोड़ी सी है, नहीं हर एसेट की इंपेयरमेंट नहीं निकालना, तो थोड़े से टाइम में हम पढ़ेंगे कि हर एसेट की इंपेयरमेंट क्यों नहीं निकलती। बड़े 50 क्वेश्चंस का हैंड आउट है, ये मैंने आपको देना है। छोटे छोटे सवाल इसमें शुरू में, बड़े बड़े सवाल बाद में। चलो जी, छोटा सा एक सवाल, शाबाश जी, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। शुरू में बता रहा था ना, हर एक जगह पे इंपेयरमेंट नहीं निकालने को आएगी जी। 6 लाख कैसे, अभी मैंने कराया अभी थोड़ी देर पहले, मुझे बताओ यहाँ पर बिड प्राइस आ रही है कहीं, नहीं नहीं आ रही, एक जगह बिड घुसा हुआ है बीच में, ये एवरेज है कितना, 675। ये बिड और ऑफर का क्या है, दो चीजों का एवरेज कैसे निकलता है, मुझे 4 और 6 का एवरेज चाहिए, तो 4 और 6 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा एवरेज, 5 आ जाएगा, यह पता है ना जी। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास ऑफर प्राइस कितनी है, 7.5 लाख। सर बिड मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाय 2, ये बराबर है किसके,
675,000 बिड और ऑफर का एवरेज है। बताओ मेरे पास में बिड प्राइस क्या आ रही है? 6 लाख। पक्का भाई? ये मैथ्स तो आती है ना, यहां वहां करना आता है ना चीजों को। कर लिया? कितने लोगों ने ये सही कर लिया? ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन चलो खैर, अभी मार्क्स ही नहीं है, आएगा तो एक आध नंबर का होगा वैसे। ठीक है, 8 नंबर का तो टोटल सवाल बनेगा इसमें, और सवाल ऐसा होगा कि विद इन 10 मिनट्स तुम सॉल्व कर सकते हो अगर चीजें आती हैं। ठीक है ना, इंशाल्लाह चीजें आने पे। ठीक है जी, चीजें आती है। मुझे एक बात बताओ, पूरा कोर्स में ऐसे लगेगा बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, टिल द टाइम कि आप खुद जब अटेम्प्ट करना शुरू करो ऐसे सवाल को जो आपने पहले नहीं देखा हो, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने जो है वो पानी में। ठीक है जी, हर एक चीज टीचर कराई जा रहा है, कराई जा रहा है, कराई जा रहा है, उससे आप अपने आप को असेस नहीं कर पाते। लेकिन अगर नहीं कराए टीचर, तो फिर आप कहते हो टीचर ने नहीं कराया। यार मेरे लिए ना, मेरे उस्ताद जो टीचर से वो ब्लेसिंग थे, ब्लेसिंग, क्योंकि वो कुछ पढ़ाते ही नहीं थे, खुद करना पड़ता था सब कुछ। मैंने शायद एक क्यूटी का सब्जेक्ट है जो टीचर से पढ़ के पास किया है। ठीक है ना, एक क्यूटी का सब्जेक्ट होगा, एक शायद मेरे पास FAR1 का सब्जेक्ट होगा जिसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट टीचर से, कुछ टॉपिक्स टीचर से पढ़े। अदरवाइज मैंने क्लासेस ना CA यानी CA एंटर यानी कैफ की लिए, ना फाइनल की क्लासेस ली, नहीं लिए, ली नहीं है क्लासेस। बराए नाम कुछ क्लासेस ली हो तो ली हो, क्योंकि कॉलेज से एडमिशन करवाना जरूरी होता था, प्राइवेट नहीं दे सकते थे आप। ठीक है जी, लेकिन मैं क्लासेस नहीं लेता था, मुझे कोफ्त होती थी। मैं आप लोगों को देखता हूं टोटल टीचर के मोहताज, कॉन्सेप्ट भी टीचर दे, प्रैक्टिस भी टीचर कराए, और पता नहीं क्या क्या कराए टीचर, खुद नहीं। खुद काम क्यों करें? जो है तो पैसे दे देंगे भाई, खत्म। यार आप अपना अगर दिमाग ही डेवलप नहीं करोगे, टीचर थोड़ी आएगा। आप एक बोर्ड मीटिंग में बैठे होंगे, आप कंपनी के CFO होंगे, वो आपको कहेंगे बताओ यार अगर हम कैश डिविडेंड दे दें तो ऐसा तो नहीं हमारे डेट कॉवेनेंट ब्रीच हो जाए? आपने कहा क्या हो जाए? हैं? कहेगा भाई बैंक ने हमें कहा हुआ है ना कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश मेंटेन करना है, अगर हमने डिविडेंड के तौर पे दे दिया पैसा तो कैश तो चला जाएगा, तो फिर बैंक का तो कॉवेनेंट ब्रीच हो जाएगा। कॉवेनेंट क्या होता है? कॉवेनेंट का मतलब होता है कंडीशन। बैंक जब आपको लोन देती है, कंडीशंस डालती है आप पे कि आपको जी कुछ रेशोज मेंटेन करने, कुछ कैश आपने रिजर्व के तौर पे रखना है, इतना कि एक एक साल का आप इंटरेस्ट पे कर सको, मिनिमम कैश बैलेंस आपके पास इतना होना चाहिए। आपने वही कैश लगा दिया, डिविडेंड में इस्तेमाल कर लिया, तो बैंक तो आपको छोड़ेगा नहीं फिर। आपने कहा अच्छा, अब आपको कंपनी के CFO, ये बातें आपकी तरफ से आनी चाहिए, आपको पता ही नहीं। सर वो मैं तो सारी चीजें टीचर करा देते थे, मैं अभी उसको बुला लेता हूँ। और अगर आप ये किसी को बोलो कि यार ऐसे नहीं किया करो, खुद पढ़ो, तो उसके जहन में पहले इसका मतलब सर ने पढ़ाना नहीं है। यार हम आपको खुद मोहताज और मफलूज बनाने हैं। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा ना, आपको मोहताज बनाऊंगा अपना। ठीक है, आप मुझसे पूछोगे एक किताब बताओ जिससे सब चीजें पढ़ लें, हमें 5 किताबें नहीं खोलनी। गैलप का एक सर्वे, 75% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपनी कोर्स की किताबों से आगे कोई चीज नहीं पढ़ते। मुझे बताओ हम यहाँ फिर कहाँ फिर डॉक्टर कदीर खान जैसे लोग प्रोड्यूस करेंगे? कहाँ जो है वो आपको शबरजैदी जैसा को बंदा मिले, अदीब रिजवी जैसा बंदा मिले? कोई आपको 5-6 लाख में एक बंदा आपको ऐसा नजर आएगा जो विजनरी होगा, बाकी सारे तो लकीर के फकीर हैं, उस्तादों के मोहताज हैं, खुद से हम नहीं पढ़ते। कितने लोगों ने कभी खुद से कोई कोर्स वगैरह किया है, कोई कोर्सेरा टाइप की चीज, यूडेमी टाइप की चीज से? बस ये टोटल पॉपुलेशन है, तीन लोग क्लास में। नहीं होगा बेटा इस तरीके से। मैं आपको बताऊं, आपके ग्रेड्स, आपकी सब कुछ कंपनी आपके मुंह पे मार देगी अगर आप कंपनी को कमा के नहीं दे सकते। ठीक है ना, आपको पता ही नहीं है चीजों का, आप पता करना भी नहीं चाहते, आप खुद से कोई एफर्ट नहीं करना चाहते। यार मैंने उस दिन ये हैंड आउट दिया, इसमें 50 क्वेश्चन है, मैंने 8 क्वेश्चन घर से करने के लिए दिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगले दिन में आया एक बच्चे ने मुझे 42 क्वेश्चन दिखाए, ये मैंने कर लिए सारे, चेक किससे करूं? मुझे एक यकीन करो, एक अजीब सी खुशी फील हुई कि यार ये वो बंदा है जो मुस्तकबिल में कुछ डिफरेंट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर इनिशिएटिव लेने की आदत है। बाकी यार फायदा नहीं है बेटा, आप अगर 1000 मतलब आपके A स्टार्स हो, फर्स्ट अटेम्प्ट आप CA क्वालिफाइड हो, आप मार्केट में देख लो, वो बंदा जो
कोई 6ठी 7वीं आइटम में पास हुआ होगा, वो शायद जो है वो मतलब तो मिलियंस ऑफ रुपीज छाप रहा हूँ मैं क्लास में, काम तो नहीं। मेरे पास पैसे में लेकिन निकाल सकता है, वो मसला नहीं। ठीक है, मतलब मैं दूसरी ले लूंगा, कोई फिर बंद करवा दो, तुम्हें क्या करना है दूसरे नंबर में। तो यहाँ किसी उससे खेती हुई तो मैं क्लास खत्म करता हूँ, कॉल करता हूँ जी। आगे बढ़े हम। तो मेरे भाई आप लोगों ने खुद से मेहनत करनी है नहीं करनी है, हैं? या बस टीचर के पीछे घूमते रहना है? अतः कि मैं इस अप्रोच से भी चल सकता हूं कि मैं तुम्हें कहूं बेटा जो भी करवाऊंगा मैं खुद कराऊंगा, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आपकी मैं जिंदगी आसान बनाने आया हूं, आसान नहीं आपकी जिंदगी में खराब करने आया हूं। इस तरह आसान नहीं होती है जिंदगी। मेरे जो 7 क्वालिफाई हुए हैं वो जो पाकिस्तान से बाहर भी हैं वो क्या कमा रहे होंगे महीने के 20 लाख रुपए, ज्यादा ज्यादा। जो मेरे 7 क्वालिफाई हुए ज्यादा ज्यादा महीने के 20-25 लाख रुपए कमा रहे होंगे। मैं इतने नहीं कमा रहा, नहीं अल्लाह का शुक्र है, टीचिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा खिलाता इंसान जी। बढ़े आगे, आए जरा सर इसमें क्या निकालना है आपने इसमें निकालनी है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल यानी कॉस्ट टू सेल। कैसे जी? ये क्या होती है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, ये बिड प्राइस है। शाबाश, अब गलती नहीं करना इसमें जी। 170 में भी सही हो जी बेटा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है इसी जैसा एसेट मार्केट से तुम्हें कितने में मिल जाएगा। नहीं आएगा ना, नहीं आएगा नहीं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट असल में फेयर वैल्यू का एक मेजर है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे मालूम करना है एसी कितने का चल रहा है, एक तरीका तो ये कि मैं उतार के मार्केट में ले जाऊं, पूछूंगा ये कितने का है। दूसरा मैं जैसे ऐसे पूछ लूँ वो मार्केट में मिलता कितने का, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। हाँ उस जैसा कितने का, फेयर वैल्यू मालूम करने का एक तरीका है, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है अच्छा तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, बिड प्राइस। ठीक है ना। हमारी क्लास है कितने बजे तक, हमारी क्लास कितने बजे तक है? पौने एक है, 1 बजे, पौने एक है, पौने कॉस्टिंग शुरू हो जाएगी। यार चाय तो मंगवा दो यार, वो पी नहीं पाया मैं अभी तक जी। कर लिया, क्या है भैया? 1,70,000 हमारे पास आ रही है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, पक्का? अच्छा सर मेरे पास फेयर वैल्यू कितनी है? 2 लाख। अब आपने मुझे इस लिस्ट में से बताना है कि कॉस्ट टू सेल कौन कौन सा एक्सेप्ट करना है, कौन सा हमने इग्नोर करना है जी। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू पोटेंशियल कस्टमर, इसका मतलब क्या होता है? पोटेंशियल कस्टमर यानी जो खरीदार होगा उस तक ले जाने का खर्चा कितना है? 20,000। तो ये आएगा कॉस्ट टू सेल में? सर बिल्कुल आएगा। कितने की? फिर लीगल कॉस्ट इन्वॉल्व इन सेल एग्रीमेंट। सर हमने डिस्कस किया था कि लीगल कॉस्ट को हम हमेशा कंपलसरी समझेंगे अनलेस के एग्जामिनर ने ये लिखा हो कि कंपलसरी नहीं है, तो फिर हम उसको इग्नोर करेंगे अगर एग्जामिनर लिख के दे कि कंपलसरी नहीं है। अदरवाइज लीगल कॉस्ट को हमेशा हम क्या कंसिडर करेंगे? कंपलसरी। कितना जी? 10,000। फिर कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये लेआउट आउट ऑफ फैक्ट्री ड्यू टू डिस्पोजल, नहीं सर। फिर मार्केटिंग कॉस्ट फॉर इमेज रेस्टोरेशन, फॉर इमेज मैनेजमेंट, नहीं सर। फिर टोटल क्या आ रहा है सर? 1,17 ऐसा है। बस हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास, शायद हमारी क्लास पौने पौने कितने बजे तक थी? पौने 1 तक थी। ठीक है जी, यहीं तक हम अपनी क्लास रखते हैं और क्लास के एक बच्चे की हम जिम्मेदारी लगाएंगे कि वो ये रोज जो है ना वो करेगा, बच्चों को भेजा करेगा, कोई एक बच्चा वॉलंटियर करे। जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ना खत्म करेंगे तो मैं उसको प्रिंट निकालना सिखा दूंगा। खैर आज तो मैं खुद कर दूंगा, लेकिन क्लास के किसी एक बच्चे की हम जिम्मेदारी लगा देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी।